Very good. Hello. Hi, Tanishq. Hi, Akanshita. Hi, Shreya. Hi, Sinjan. Very good evening. Good evening. आज का लेक्चर हम लोग मॉक टेस्ट वाला, सॉरी, मॉक सेक्शनल टेस्ट वाला नहीं ले रहे, या सेक्शनल क्विज वाला नहीं ले रहे। स्ट्रक्चर्स काफी थोड़ा सा पीछे हो गया, तो इसको हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। और बस बीच बीच में जो लेक्चर्स लगाया हुआ है ना सेक्शनल टेस्ट वाला, बस उसी दिन होगा। और टारगेट है कि अब फोकस्ड होके थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कवर अप करवाए। समझ गए? क्योंकि थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही लोगे। टोटल थ्योरी में हम लोग टोटल 7 सेक्शन करेंगे पूरा डेप्थ में। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा सेक्शन 5, सॉरी सेक्शन 4 का क्विज। तो अभी जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। SFT BMD का जो है ना, ये एक मतलब बेस्ट क्लास है, एक तरीका से देखा जाए शॉर्टकट है ये। इसमें आपको जो है ना, इसको अगर ढंग से समझ लोगे तो आपको SFT BMD का डायग्राम, एग्जाम में आपको अगर कोई क्वेश्चन डायग्रामेटिक टाइप का या ग्राफ टाइप का अगर पूछता है कि इसका कौन सा SFD है, कौन सा BMD है, सही इस टाइप से अगर आपसे पूछा जाता है कि ये इस वाले क्वेश्चन का BMD का कौन सा डायग्राम है या SFD का कौन सा डायग्राम है सिलेक्ट करने के लिए, तो ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। मतलब 100% की बात नहीं ना की जाए, लेकिन आप इतना सीख के ना एलिमिनेट ऑप्शन कर लोगे कि इसका सही आंसर ये होना चाहिए। तो यही चीज हम लोग सीखेंगे। मात्र 3 पेज का है कंटेंट, 1 2 3 करके, जो कि आपका ये वाला फर्स्ट वाला पेज और थर्ड वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से 5 10 मिनट ढंग से सुन लो, आप बहुत अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे SFT और BMD का। बोर्ड विजिबल है? एक बार पहले रिप्लाई कर दो, बोर्ड विजिबल है या कुछ इस टाइप से। ये पढ़ पा रहे हो नोट्स को अच्छे से? ओके ओके, चलिए। तो सबसे पहला नंबर देखो, एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, dm/dx = v। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे m रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मोमेंट। m जो होगा ना, m ये है आपका मोमेंट। समझिए, मिलेगा इस पे क्वेश्चन, याद रखिएगा। पहला जो आपको ध्यान रखना चीजें हैं, ये है dm, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना जब भी हम मोमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू x, मोमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मोमेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली, मोमेंट का m फॉर मोमेंट और v फॉर शेयर फोर्स, समझ गए? v फॉर शेयर फोर्स। तो मोमेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो देता है आपका शेयर फोर्स। ध्यान रखिएगा, ये होता है एक डिफरेंशिएशन और एक होता है आपका इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलता है आपका डिफरेंशिएट, अगर मोमेंट का डिफरेंशिएट अगर कर रहे हो तो वो देता है आपका शियर फोर्स। समझ गए? इसी टाइप से अगर आप शियर फोर्स, भी फॉर शियर फोर्स, समझ गए? तो अगर भी मतलब अगर आप शियर फोर्स को
डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये देता है आपको लोड इंटेंसिटी। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मोमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो देता है शियर फोर्स, और शियर फोर्स को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आपको देता है लोड इंटेंसिटी। मतलब क्या, जैसे कि एक ग्राफ अगर मैं सॉरी क्वेश्चन अगर दूं, जैसे कि W इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं और यहाँ पे रिएक्शन है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, RA RB, समझ गए, RA और RB। तो जो ग्राफ इस टाइप से बन रहा था ना, इस टाइप से जो बन रहा था कुछ, ये वाला जो ग्राफ था, जो ये लोड इंटेंसिटी है ना, ये वाला जो 10 किलो न्यूटन आया है, ये है लोड इंटेंसिटी। तो ये लोड इंटेंसिटी यही है, जो इतना किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, जो डब्ल्यू का वैल्यू होता है, ये है आपका लोड इंटेंसिटी। ये कब आता है, जब आप, ये शेयर फोर्स हो गया और ये बीएमडी हो गया, वो हो गया शेयर फोर्स और ये हो गया बीएमडी। इसको जब डिफरेंशिएट करते हो ना, इसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो आपको लोड इंटेंसिटी पता चलता है। और जब मूवमेंट को जब डिफरेंशिएट करते हो ना तो आपको शियर फोर्स पता चलता है। समझ गए, आप जब मूवमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो शियर फोर्स पता चलता है, और शियर फोर्स को जब डिफरेंशिएट करते हो तो पता चलता है लोड इंटेंसिटी, मतलब लोड कितना का लग रहा है। जैसे कि देखो, जब भी इक्वेशन इसको बोला जाता है 1 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका कांस्टेंट कोई वैल्यू, ये है कांस्टेंट वैल्यू, ये 0 डिग्री, मतलब ये भी कांस्टेंट ही लाइन है। समझिए, एसएफटी के टर्म अगर देखें या ग्राफिकल अगर देखें तो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो वैसे भी देखो तो क्या हो जाता है, अगर डिफरेंशिएट 1 डिग्री को करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x अगर लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो वैल्यू क्या आता है, 5 आता है, जो कि एक नंबर है कांस्टेंट। समझिए, एक नंबर है कांस्टेंट। तो यही है कि अगर x की पावर 1 डिग्री होता है तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x की पावर 0 हो जाता है, मतलब x की पावर 0 इक्वल्स टू 5 × 1। समझ गए, तो ये अगर 1 डिग्री बीएमडी होगा ना, 1 डिग्री अगर बीएमडी है, तो जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एसएफडी 0 डिग्री में, मतलब अगर इंक्लाइन है तो वो आ जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट में आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिलेगा। ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको इस टाइप से लोडिंग डायग्राम कुछ मिलता है, जब भी आपको सेम वही वाला चीज लोडिंग डायग्राम आपको मिलता है, ये एस एफ और ये बी एम, समझिए। चलो इसको लिखते हैं वी, शियर फोर्स, और इसको लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट, ये है लोडिंग डायग्राम। समझिए, ये है लोड डब्ल्यू किलो। जब भी आपको इस टाइप से कोई भी डायग्राम अगर मिलता है तो आपको देखना है, लोड डायग्राम को देखते हुए एसएफ बनाने हैं, मतलब लोड डायग्राम जो है ना, ये जो एसएफटी बनेगा, ये लोडिंग डायग्राम देख के बनेगा। जब भी आप एसएफटी बनाओगे, जब भी आप एसएफटी बनाना, ये डायग्राम देखना कि इसमें जो है क्वेश्चन की तरफ बेसिकली लोडिंग डायग्राम, ये जो लोड है ना, इसको देखना कि कहाँ कहाँ पे है। और जब भी आप बेंडिंग मोमेंट बनाना तो ये आप शियर फोर्स की तरफ देखो। जब भी शियर फोर्स बनाओगे तो लोडिंग डायग्राम के तरफ देखोगे, लोडिंग डायग्राम देखना है। जब भी शियर फोर्स बनाना है तो लोडिंग डायग्राम को देखना है, और जब भी बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो बस शियर फोर्स को देखना है। बेंडिंग मोमेंट बनाते टाइम शियर फोर्स, और शियर फोर्स बनाते टाइम लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम देख के शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स देख के बेंडिंग मोमेंट, बस ये तरीका आप बनाना। समझिए, लोडिंग डायग्राम से शेयर फोर्स बनाएगा, शेयर फोर्स को देख के बेंडिंग मोमेंट बनाएगा। यहां तक आई होप क्लियर। दूसरा नंबर कि मोमेंट का डिफरेंशिएशन शियर फोर्स, और शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन लोड इंटेंसिटी। इसमें आपको कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन मिलेगा। कहने का मतलब कि कोई अगर डीएम करके, सपोज मोमेंट के केस में, या इस फॉर्मेट में कभी इक्वेशन तुमको मिल जाता है 5x² प्लस 10x कुछ करके, ऐसा करके कि ये मोमेंट का इक्वेशन है, ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, ये सपोज करो कि आपको कुछ ऐसा करके दे दिया जाए कि ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, तो बताइए हमको शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा एट x इक्वल्स टू, कुछ भी वैल्यू दे देगा, 5 mm करके या 10 mm, अगर ये इक्वेशन किलो न्यूटन मीटर, या मतलब x जो है x इन mm में है। अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एक्ससी के पेपर में, समझिए, आर्किटेक्चर में तो नहीं लेकिन दूसरे
सिविल या इस टाइप के पेपर में आया हुआ है। तो जब मोमेंट का इक्वेशन आपको इक्वेशन या इस फॉर्मेट में दे दे, तो उस केस में आपसे पूछे कि एक्स के डिस्टेंस 5 mm पे है या 10 mm पे है या 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, कोई भी एक्स का डिस्टेंस दे के आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मोमेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा शियर फोर्स। इसका मतलब इसको हमको बेसिकली डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा उसमें जो एक्स का वैल्यू होगा उसको हम पुट कर देंगे। क्लियर है बात? बेंडिंग मोमेंट क्या पूछा है? शियर फोर्स पूछा है। तो शियर फोर्स के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² प्लस 10x बाई डी एक्स, इसको क्या लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में? x की पावर n यहाँ बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10। समझ गए? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन डी एक्स की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाता है? x की पावर n माइनस वन बाई n माइनस, सॉरी ये हो जाता है n-1। ठीक है, इस टाइप से समझ गए? कुछ कुछ ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बेसिकली 5 गुना 10 और एक रह जाता है x, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू हम सीधा लिखेंगे 5 गुना 10x प्लस एक x पावर 1, तो n-1 बाय n-1 करके तो ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि x इक्वल्स टू 5 mm पे ना शेयर फोर्स बताना है, तो बस x के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। 10 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 10, ये भी रह जाएगा, तो 50 प्लस 10 60, जो भी होगा किलो न्यूटन में हो या न्यूटन mm में हो या जिसमें भी हो। अगर न्यूटन mm में है तो ये न्यूटन में आ जाएगा, किलो न्यूटन में अगर है मोमेंट का इक्वेशन अगर दिया हुआ तो इस टाइप से आपको किलो न्यूटन में आएगा। बेसिकली एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, उसको याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को, आगे क्वेश्चन है। मोमेंट का डिफरेंशिएशन शेयर फोर्स और शेयर फोर्स का डिफरेंशिएशन लोड दे। जैसे कि अभी मोमेंट का दिया, जैसे इसी टाइप से अगर शियर फोर्स दे दे, सपोज 4x² प्लस 2x, इस टाइप से दे दे और पूछे कि लोड कितना होगा, लोड कितना लग रहा होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे, मीटर mm जो भी दे दे, तो क्या हो जाएगा? ये शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो लोड इंटेंसिटी आ जाएगा, दैट इज W। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2। अब इसमें x का वैल्यू रख दो, 2 8 गुना 16 प्लस 2 18। अगर किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में आ गया, न्यूटन में है तो न्यूटन में आ गया। तो बेसिकली मोमेंट का डिफरेंशिएशन आपको शियर फोर्स और शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन आपको लोड इंटेंसिटी, या इसी को बोलते हैं स्लोप। डी बाई डी एक्स का होता है स्लोप, होता है दूसरा नंबर। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट थर्ड वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है, थर्ड वाला पॉइंट, कि अगर पॉइंट लोड, अगर अपवर्ड, कोई पॉइंट लोड पे अपवर्ड अगर लोड लग रहा है या फोर्स लग रहा है तो शेयर फोर्स राइज होगा। राइज मतलब ऊपर की तरफ। समझ गए? जैसे कि इस टाइप से बनाते थे ना सिंपली सपोर्टेड में, तो यहाँ पे आर ए लग रहा था, यहाँ पे आर बी लग रहा था, इस टाइप से आर ए आर बी। तो शेयर फोर्स जंप करने का मतलब शेयर फोर्स जो स्टार्ट होगा ना ये अपवर्ड की तरफ, मतलब शेयर फोर्स जंप होगा ऐसे करके। समझ गए? जैसे कि यहाँ भी है कि शेयर फोर्स जंप होगा ऐसे करके। और अगर डिक्रीजिंग में है, मतलब निगेटिव की तरफ है, अगर इस टाइप से है तो शेयर फोर्स फॉल्स होगा, शेयर फोर्स फॉल्स होगा। समझ गए? शेयर फोर्स यहाँ पे होगा, अगर लोड नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड फोर्स अगर लगता है शेयर फोर्स फॉल्स होगा। तो इसलिए ना तुम जब बना रहे थे बीच में, तो यहाँ से ले जाके फिर यहाँ पे डाउन कर रहे थे इस टाइप से, फिर यहाँ से आ रहा था, फिर यहाँ पे शेयर फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा था तो यहाँ से अप कर रहे थे। तो बेसिकली ये अगर अपवर्ड लग रहा है फोर्स तो शेयर फोर्स जंप करेगा, अगर यहाँ पे लोड लग रहा है नीचे की तरफ तो शेयर फोर्स फॉल्स करेगा, और अपवर्ड लग रहा है तो फिर राइज करेगा। 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट ये था बस। इसी टाइप से क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है, अगर क्लॉकवाइज है तो बेंडिंग मूवमेंट जंप करेगा। समझ, कुछ इस टाइप से लगेगा ना, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ डायग्राम इस टाइप से। तो ये यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अब्रप्ट चेंज टाइप से होगा, बेंडिंग मूवमेंट जंप करेगा। और नेगेटिव टाइप से रहता है तो बेंडिंग मूवमेंट फॉल करेगा, सेम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऊपर या नीचे। ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 नंबर पॉइंट आपको, कि अगर अपवर्ड लोडिंग रहता है यूडीएल या यूबीएल, कोई भी यूडीएल रहे चाहे यूबीएल रहे, अपवर्ड रहे मतलब ऊपर की तरफ, तो इसको पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड रहता है नीचे की तरफ तो इसको निगेटिव। बेसिकली जो यूडीएल इस टाइप से या इस टाइप से बनाते हैं तो ये नीचे की तरफ, इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर किया करेंगे इस टाइप से निगेटिव। समझ गया? अगर
अपवर्ड की तरफ रहता है, इस टाइप से अगर रहता, समझ, ये भी क्वेश्चन करेंगे अभी, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड अगर रहता है यूडियल या यूवीएल कोई भी, तो इसको नेगेटिव। ये वाला चीज है, इसका अभी यूज होगा नीचे में, तो ये वाला स्लाइड को भी ये वाला समझो, तीन केस है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, तीनों इसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही समझने का कोशिश करना, इतना में ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए? ये वाला एक है सिंपली सपोर्टेड पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल, और एक है सिंपली सपोर्टेड पे यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग लोड मतलब वेरी हो रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, समझ, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो, अगर इधर से देखे तो डिक्रीज हो रहा है, इधर से देखे तो इंक्रीज। पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड और यूवीएल, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूडीएल और यूवीएल का तीनों का केस है, समझ। तो सबसे पहला नंबर जो ग्राफ, हाँ, सबसे पहला सिंपली सपोर्टेड बीम पे, आई गेस ये सब तो छोटा छोटा है, आपको याद ही होगा स्टैंडर्ड, बट फिर भी फंडामेंटल समझ लो। जैसे कि लोड है यहाँ पे, पी लोड लग रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे लग रहा है, ए पॉइंट और सी पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ए, और यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आर सी। तो मैं आपसे बोलूँ कि कितना लोड लगेगा ए और बी पे, यहाँ पे बेसिकली हम लोड जानने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको ग्राफ किस टाइप से बनेगा, कहाँ पे कर्व होगा, कहाँ पे चेंज होगा, इस टाइप से ज्यादा हमको जानने में इंटरेस्ट है, बट ठीक है। पी लोड है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर ए आर बी पे जब सिमेट्रिकल लोड रहता है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको पता ही है। तो आर ए हो जाएगा पी बाई टू, आर सी हो जाएगा पी बाई टू। पी बाई टू ऊपर की तरफ ये भी, और पी बाई टू ऊपर की तरफ ये भी। आपको पता चल गया कि पी बाई टू लोड लगना है और पी बाई टू लोड लगना है, इस टाइप से। तो अभी जस्ट वो वाला चीज अगर है तो फोन में खोल के देखो, उसको साइड में रख के चेक करो, उसमें क्या होगा आपको पता चलेगा। एक सेकेंड, हाँ, जो पी बाई टू का वैल्यू है या पी बाई टू का वैल्यू है अपवर्ड के तरफ, तो वो वाला ग्राफ आप साइड से फोन में खोल लेना, ठीक है, उससे पता चलेगा, अभी थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको साथ साथ देखने। तो इसमें क्या है देखो, अगर अपवर्ड फोर्स है या अपवर्ड लग रहा है फोर्स, अभी जस्ट इससे पहले बताया, जब अपवर्ड लग रहा होता है फोर्स तो क्या होता है, एस एफ डी, ये एस एफ डी का डायग्राम, ये बीएमडी का डायग्राम, ये एसएफडी का डायग्राम है, ये बीएमडी का, ये एसएफडी पूरा, ये बीएमडी। तो जब अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जब अपवर्ड पी बाई टू का फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स जंप कर रहा है, मतलब यही है जंप करने का मतलब, ऊपर की तरफ कितना, तो पी बाई टू। फिर क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जोन जो है, यहां से यहां तक कोई लोड नहीं लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक कोई लोड नहीं लग रहा है। तो यहां से देखो तो लोड नहीं लग रहा है, मतलब कोई लोड नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ये वाला जो है लोड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये जीरो कब आता है, किसका वैल्यू, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो कांस्टेंट कोई नंबर होता है ना, कोई कांस्टेंट अगर नंबर होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में या उसको डिफरेंशिएट किया जाता है ना, तो उसका वैल्यू आता है जीरो। कोई कांस्टेंट नंबर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, जीरो। तो इस वाले फिगर में पता चल रहा था कि यहां से लेके यहां तक कोई लोड नहीं था, तो इसका मतलब लोड का वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कोई एक कांस्टेंट, यहां से लेके पी बाई टू अपवर्ड की तरफ आपका जो है ग्राफ बना पहले, क्या वह शेयर फोर्स, अगर लोड पी बाई टू का लगा तो अपवर्ड जंप किया, फिर यहां से यहां तक जीरो लोड है, जीरो किसके लिए होता है डिफरेंशिएशन जीरो, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट बन गया, ए से लेके बी तक कांस्टेंट। फिर अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, पी फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, तो यहां तक आ गया पी बाई टू, यहाँ के बाद डाउनवर्ड है तो क्या होगा, शेयर फोर्स फॉल करेगा। तो कितना फॉल करेगा, ये है पी बाई टू, और यहाँ पे वैल्यू है पी, तो कहाँ तक जाएगा, तो पी बाई टू तक जाएगा, माइनस पी बाई टू तक जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ गए, यहां तक आ गया माइनस पी बाई टू। अब यहां से लेके यहां तक सेम कंडीशन, इसी टाइप से, कोई लोड नहीं है, तो कोई लोड नहीं थी, इसका मतलब यहां से यहां तक लोड मतलब जीरो वैल्यू, वो किसका वैल्यू होता है, जीरो।
किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा तो वो कांस्टेंट वाला वैल्यू होगा, तो कोई कांस्टेंट होगा दैट इज p/2 है। तो इसको क्या किया, यहाँ से कांस्टेंट बनाए। फिर यहाँ के बाद p/2 तुम्हारा अपवर्ड है, तो जब अपवर्ड लोड लग रहा होता है या फोर्स लग रहा होता है तो क्या होता है, शेयर फोर्स जंप करता है। तो एक बार जंप यहाँ हुआ, एक बार जंप यहाँ हुआ, बाकी यहाँ पे जो है लोड अगर p लग रहा है तो यहाँ फॉल हुआ। तो ये हो गया एसएफडी का डायग्राम। तो जब भी एसएफडी का डायग्राम बनाते हैं तो हम लोडिंग डायग्राम देखते हैं, और जब बीएमडी का बनाएंगे तो हम एसएफडी का देखेंगे। तो ये वाला एक बार पहले बताओ, ये वाला डायग्राम आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अपवर्ड लोड लगता है, अपवर्ड लोड लगेगा तो शेयर फोर्स जंप करेगा, और डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो शेयर फोर्स फॉल करेगा। तो यहाँ पे p/2 लग रहा है, यहाँ पे p/2 लग रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो देख लेना एज पर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर डायरेक्ट कुछ स्टैंडर्ड जनरल वैल्यू दे के अगर पूछ रहा है, या कुछ वैल्यूज भी अगर रख रहा है, बस खाली उसमें पॉइंट मार्क नहीं है एसएफटी बीएमडी का, डायरेक्ट बस डायग्राम बना दिया, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिखा है कि 27 किलो न्यूटन है या 30 किलो न्यूटन है या 32 किलो न्यूटन, बस जनरल आपसे एसएफटी बीएमडी का डायग्राम पूछा है कि कैसा बन सकता है। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीधा लगाना कि अच्छा यहाँ पे जो है ये वाला लोड लग रहा है, तो इसके कारण यहाँ भी रिएक्शन होगा, यहाँ भी रिएक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो शेयर फोर्स यहाँ राइज करेगा, तो मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, पी नीचे है यहाँ पे आके, तो यहाँ आके फॉल करेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो ये कांस्टेंट जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक राइज होगा। बस इतना से आपको पता चल जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट बीएमडी के लिए, बीएमडी के लिए आपको इसका हैबिट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको समझ लेना। ये वाला जो लास्ट वाला, ओ सॉरी ये वाला दिख नहीं रहा, एक बार रिप्लाई करो, तुम लोग के पास पीडीएफ पहुंच गया ना, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो साथ साथ। तो इसमें देखते हैं क्या है, तीन फोटोज इसमें दिख रहा है, ये वाला देखो। नेक्स्ट हो गया एसएफटी में कोई दिक्कत नहीं। अब बीएमडी बनाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, शेयर फोर्स को देखना पड़ेगा। बीएमडी बनाने के लिए हमको शेयर फोर्स देखना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स के लिए क्या होगा, बीएमडी बनाने के लिए तो यार ये देखेंगे, प्लस है और ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर में है पॉजिटिव, और एसएफटी का डायग्राम है कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, उसके लिए हमको बीएमडी में किस टाइप का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है पॉजिटिव कांस्टेंट, ये है नेगेटिव कांस्टेंट। तो नीचे में होगा पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए, ये है पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए आपको लाइन इस टाइप से खींचना है। पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए क्या है, इस टाइप से। तो इसलिए बीएमडी का डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक गया, समझिए बीएमडी का डायग्राम यहाँ से लेके ये बना गया। फिर यह है निगेटिव कांस्टेंट। तो देखो निगेटिव कांस्टेंट के लिए क्या है, निगेटिव कांस्टेंट के लिए आप देखना ग्राफ नंबर 4, ये है ग्राफ नंबर 1, लास्ट में देखना ग्राफ नंबर 4। आप अपने फोन में देखो ग्राफ नंबर 4 क्या है। तो ग्राफ नंबर 4 है, तो अपने पीडीएफ में देख रहे हो क्या, फोर्थ नंबर क्या है, ग्राफ नंबर 4 में आपको नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। तो नेगेटिव कांस्टेंट में ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप से, आपको दिख रहा होगा ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है, समझ गए। एक बार रिप्लाई करो पहले, ग्राफ साथ साथ देख पा रहे हो या नहीं। तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है तो इसका एसएफटी और इसका बीएमडी बनाने का ये तरीका। नेक्स्ट सेकेंड वाला में क्या है, इसलिए मैंने पहले ही भेजा हुआ है आप वो, हाँ ठीक है गुड। 6 टोटल ग्राफ है, इसमें 3 ऊपर आपको दिख रहा है, 3 नीचे है, तो उस केस में आप मैच कराते जाना। तो पहला वाला क्लियर है, आई होप फर्स्ट वाला में कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे जो है लोड लग रहा था p/2 का रिएक्शन हो रहा था। तो जब अपवर्ड फोर्स लगता है तो शेयर फोर्स जंप करता है, शेयर फोर्स जंप करता है या शेयर फोर्स राइज करता है, मतलब यहाँ से p/2 तक राइज हो गया जो लोड लग रहा है p/2 का वैल्यू। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से p नीचे की तरफ आ गया, फॉल कर गया, मतलब डाउनवर्ड अगर लोड लग रहा है तो नीचे आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक नो लोड, तो यहाँ से कांस्टेंट गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ p/2 का लोड लगा ऊपर की तरफ। अब बीएमडी के लिए हमको क्या करना है, बीएमडी के लिए हमको करना है कि एसएफटी को देखना है। एसएफटी बनाते टाइम लोड को और बीएमडी बनाते टाइम एसएफटी को। तो एसएफटी देखेंगे तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए पॉजिटिव कांस्टेंट की लाइन इस टाइप से खींचा हुआ है। तो हम बीएमडी में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस टाइप से खींचें। फिर क्या है निगेटिव कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट के लिए आप देखना ग्राफ नंबर 4 निगेटिव एंड कांस्टेंट।
जब निगेटिव कांस्टेंट आता है तो कुछ ग्राफ इस टाइप से बनता है, तो आपका एसएफटी और बीएमडी का कुछ इस टाइप का फिगर बन के सामने आ जाएगा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है, इसमें अगर ना समझ में आया हो इसमें समझ में आ जाएगा, चलो थोड़ा बहुत भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अब ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। अब है यूडीएल पे। ये सपोज करो यूडीएल है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, एल लेंथ का स्पैन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कि अगर एल लेंथ पे हो, डब्ल्यू किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर हो, तो टोटल जो लोड होता है डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एल, ये पड़ता है कहाँ पे, सेंटर पे आ जाता है। डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एल जो हो जाएगा सेंटर पे। अब जब सेंटर पे हो जाएगा तो इसी टाइप से, जैसे पी सेंटर पे था तो पी बाई टू, तो ये डब्ल्यू इंटू एल। जब भी यूडीएल का रहता है क्वेश्चन तो उसको सबको कन्वर्ट करो पहले पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड के बाद जो फंडामेंटल है उस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। तो डब्ल्यू इंटू एल सेंटर पे लेगा गया एल/2 पे, तो डब्ल्यू इंटू एल क्या हो गया, डब्ल्यू एल। और सेंटर पे है तो रिएक्शन डी और ई पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल/2 और डब्ल्यू एल/2। सिंपली डब्ल्यू एल/2 और डब्ल्यू एल/2। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल/2 का रिएक्शन अपवर्ड की तरफ लग रहा है, तो शेयर फोर्स जंप कर रहा है, शेयर फोर्स जंप कर रहा है। समझिए, शेयर फोर्स अगर अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड पॉइंट लोड, यहाँ पे अगर अपवर्ड लोड लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो शेयर फोर्स जंप करेगा या राइज करेगा। अगर डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो शेयर फोर्स फॉल करेगा। तो इस टाइप से, तो यहाँ से आ गया डब्ल्यू एल/2 ऊपर की तरफ लग गया, ठीक है। और यहाँ भी डब्ल्यू एल/2 तो कुछ इस टाइप से लगेगा। अब बीच वाला जो लाइन है ये वाला कैसे पता चलेगा, ये वाला देखो क्या है, कांस्टेंट लोडिंग। अगर यूडीएल भी देखे तो जैसे डब्ल्यू है ये इस पॉइंट पे डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ भी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। समझ, यूडीएल लोड लग रहा है क्या, कांस्टेंट लग रहा है, कांस्टेंट लोड लग रहा है, इसमें क्या है और कांस्टेंट है। और उस पे क्या है देखो, इस पे मैं भी देखता हूँ इसमें पॉजिटिव और कांस्टेंट के लिए तो ग्राफ होगा देखो। ये ठीक है, एक पॉइंट पे ऊपर की तरफ, फिर है यूडीएल में तो क्या है, निगेटिव। हाँ ये वाला है देखो, ये वाला पॉइंट समझाते हैं। डी एंड ई पॉइंट पे आपको समझ में आ गया कि डब्ल्यू इंटू एल, जो भी यूडीएल होता है डब्ल्यू इंटू एल, और उसके सेंटर पे रख देते हैं, सेंटर पे आ जाएगा डब्ल्यू एल। तो हाफ हाफ आ जाएगा रिएक्शन डी पे, और रिएक्शन ई पे आ जाएगा डब्ल्यू एल/2 और डब्ल्यू एल/2। ये तक समझ में आ गया। तो शेयर फोर्स क्या हुआ, शेयर फोर्स जो होगा, शेयर फोर्स डी पॉइंट पे डब्ल्यू एल/2 राइज किया, यहाँ पे राइज किया, और इस पॉइंट पे भी डब्ल्यू एल/2 है तो ये वाला यहाँ से राइज किया। बट बीच में जो ये इंक्लाइन लाइन बना, यहाँ से क्या हो गया देखो, ये यूडीएल जो है, यूडीएल क्या है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है, यूडीएल हो या यूवीएल कोई भी हो, ये डाउनवर्ड है। तो ये वाला यहाँ पे यूडीएल या यूवीएल, यूडीएल या यूवीएल अगर डाउनवर्ड रहता है तो ये निगेटिव की तरफ, डाउनवर्ड निगेटिव, डाउनवर्ड अगर डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव की तरफ, और अपवर्ड होगा तो इसको पॉजिटिव करेंगे। तो वो डायरेक्ट निगेटिव में लेके आएंगे इस टाइप से, इस टाइप से आपको खींचना है। समझ, क्या है इसका वैल्यू, अगर देखें तो यूडीएल नेगेटिव और कांस्टेंट, बेसिकली ये जो है इस टाइप से आप देख सकते हो, ये डाउनवर्ड है मतलब निगेटिव, और ये जो वैल्यू है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर पूरा इंटायर स्पेन में कांस्टेंट है, तो ये है निगेटिव कांस्टेंट। तो देखना एक बार, निगेटिव कांस्टेंट का जो ग्राफ है ना, चौथा नंबर ग्राफ चेक करो, फोर्थ नंबर ग्राफ जो है निगेटिव कांस्टेंट का है। तो निगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कुछ इस टाइप से, फोर्थ नंबर वाला। तो कुछ यहां से लेके यहां तक ये बनेगा एसएफटी का डायग्राम, निगेटिव जो होता है ये वाला फोर्थ नंबर ग्राफ देखो, कांस्टेंट है, और इसको हमने माना हुआ है डाउनवर्ड को निगेटिव, डाउनवर्ड हो गया निगेटिव, और यहां से पता चल गया कि डब्ल्यू जो है ये कांस्टेंट लोड लग रहा है, तो निगेटिव और कांस्टेंट मिला के आपको ग्राफ यहां से पता चले, ये वाला कुछ इस टाइप से, समझ गए। और बीएमडी के लिए अब एसएफडी को देखना पड़ेगा, समझ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये एसएफडी का एक्चुअल में डायग्राम है कि बीएमडी, को आपको मर्ज करके यहाँ देखना पड़ेगा दोनों, ऊपर वाला भी कंडीशन और थोड़ा सा नीचे वाला भी, तब जाके ये आप कर पाओगे। समझ गए, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप घबराना मत। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन अगर इसको आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। समझ गए, आप फटाफट से बनाना चालू कर दोगे, कोई भारी चीज नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया डब्ल्यू एल/2, डब्ल्यू एल/2 ऊपर की तरफ, यहाँ पे रिएक्शन लग रहा था, डब्ल्यू एल/2 राइज किया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू एल/2 लग रहा था, ये भी जो है राइज किया इस टाइप से, और बीच में बच गया, तो बीच के लिए है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव, निगेटिव, और ये इंटायर लेंथ पे है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, मतलब निगेटिव और कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट के लिए चौथा नंबर ग्राफ है कुछ इस टाइप से, तो इसलिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक लाइन आ गया, ठीक है। और माइनस डब्ल्यू एल/2, क्योंकि डब्ल्यू एल/2 यहाँ तक आया, और यही वाला राइज करेगा ऊपर, समझ।
और बीएमडी के लिए क्या होगा, देखो बीएमडी के लिए हाफ पोर्शन यहाँ तक, अगर एल पॉइंट अगर यहाँ तक अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ से बीच में एक कट हो रहा है, तो बीच में कट हो रहा है तो ये देखो यहाँ WL/2 है, और WL/2 घटते 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 यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ से घटते घटते -WL/2 हो गया। मतलब क्या है कि फर्स्ट हाफ वाला में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, एसएफटी का वैल्यू, जब बीएमडी बनाते हैं तो एसएफटी को देखते हैं, तो एसएफटी क्या हो रहा है, एसएफटी हो रहा है पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव डिक्रीजिंग में है, मतलब ये WL/2 इससे कम जा रहा है, 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 यहाँ के 0 हो गया, मतलब कमते जा रहा है ना, यहाँ से कम होते जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का मतलब देखो, पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग, MAG मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो है लोड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप से कहने का मतलब पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज कर रहा है। तो ये है आपका पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड बाय डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ग्राफ कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम ग्राफ इस टाइप से बनाए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, निगेटिव, यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव है, बट वैल्यू वाइज अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहाँ पे 0 था, फिर 1 2 3 4 इस टाइप से आया, तो यहाँ के आ गया WL/2। तो निगेटिव और मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ते जा रहा है लोड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड बाय अगर -2 -3 अगर बोले तो -3 ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड बाय, समझ गए, मतलब 3 जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है, तो यह निगेटिव और मैग्नीट्यूड बाय इंक्रीजिंग, तो निगेटिव और मैग्नीट्यूड बाय इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, 6 नंबर ग्राफ आप देखो, 6 नंबर ग्राफ एक बार चेक करो कौन सा है, 6 नंबर ग्राफ आपको पता चलेगा, निगेटिव एंड मैग्नीट्यूड बाय मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग, निगेटिव एंड मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग। तो ये तो हो गया देखो, क्या था, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग, तो ये वाला ग्राफ था, ये वाला आपको पता चल गया, पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग, तो ये हाफ आ गया। फिर निगेटिव और मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, इंक्रीजिंग, तो 6 नंबर ग्राफ में आपको पता चलेगा निगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग, तो हाफ में कुछ इस टाइप का ग्राफ है। तो ये हो गया आपका एसएफटी का डायग्राम, ये हो गया आपको बीएमडी का डायग्राम। क्लियर है बात। एक शॉर्टकट और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, आप आंखें बंद करके ये चीज ध्यान रखना, जब यूडीएल रहेगा ना, यूडीएल कोई भी पोर्शन में, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, यहाँ रिएक्शन लग गया, यहाँ रिएक्शन लग गया, इस टाइप से जब भी यूडीएल रहे कहीं भी, यूडीएल कहीं भी रहता है ना, ये भी यूडीएल है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका एसएफडी जब भी होगा ना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, इससे ही तुम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन को। जब यूडीएल रहता है तो एसएफडी जो होगा ना आपका, उतना दूर इंक्लाइन बनेगा, समझ गए, मतलब जब भी यूडीएल रहेगा आपको, जब भी यूडीएल रहेगा तो एसएफडी में कहीं ना कहीं आपको ये वाला कर्व दिखेगा, मतलब इंक्लिनेशन दिखेगा आपको, यूडीएल रहेगा एसएफडी में इंक्लिनेशन उतना दूर दिखेगा जितना दूर तक यूडीएल है, इतना दूर तक आपको इंक्लाइन लाइन दिखेगा, समझ गए। तो यही हो गया एक तरीका से। और इसके बाद जब ये हो गया 1 डिग्री, और इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री। बेसिकली क्या है, ये अगर एक्स है तो इसको इंटीग्रेट कर दिए, पहले डिफरेंशिएट करके ब्रेक कर रहे थे, बेसिकली ये देखो ये रिवर्स है इस टाइप से, मैग्नीट्यूड को अगर बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट किए तो लो शेयर फोर्स, शेयर फोर्स को अगर डिफरेंशिएट किए तो ये, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो शेयर फोर्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के एक दूसरे का अपोजिट में। अगर इससे हम बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो शेयर फोर्स आ रहा था, और शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये आ रहा था, इसका मतलब लोड को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो शेयर फोर्स आ जाएगा, और शेयर फोर्स को अगर इंटीग्रेट कर दें तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, अगर 11th-12th में थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन या कैलकुलस वाला पोर्शन स्किप किए होंगे तो, बट कोई नहीं, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या बता रहे थे, ये वाला चीज WL/2 यहाँ से ये आ गया था, ये पॉजिटिव है डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग वाला पार्ट क्या था, पॉजिटिव डिक्रीजिंग वाला था आपका पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग, तो हाफ वाला ये आ गया, ये आ गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे थे हम, कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक का याद रखना, जब भी यूडीएल रहे, जब भी यूडीएल रहता है तो आपको इंक्लाइन लाइन देखने को मिलेगा एसएफटी में, ये ध्यान रखना, यूडीएल रहता है तो एसएफटी में आपको इंक्लाइन लाइन देखने को मिलेगा जितना दूर है। और दूसरा नंबर बीएमडी में आपको ये वाला कर्व, मतलब 2 डिग्री, इसको तुम एज्यूम करो 1 डिग्री, इसको एज्यूम करो 2 डिग्री, तो बीएमडी में आपको इस टाइप से 2 डिग्री का कर्व देखने को मिलेगा, समझ गए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना यूटीएल अगर रहता है तो एसएफडी 1 डिग्री में और बीएमडी 2 डिग्री में उतना दूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, और थर्ड वन है, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं यूवीएल का। यूवीएल वाला में क्या है, देखो यूवीएल में ये भी लोड लग रहा है डाउनवर्ड, यूडीएल हो चाहे यूवीएल हो कोई भी हो, डाउनवर्ड को हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो कोई रिएक्शन लग रहा है, सपोज यहाँ पे आरएफ लग रहा है, यहाँ पे आरजी लग रहा है, सॉरी, यहाँ पे आरएफ लग रहा है, यहाँ पे आरजी लग रहा है, तो कोई ना कुछ तो रिएक्शन होगा ना, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ना, आरएफ का कुछ वैल्यू होगा, आरजी का वैल्यू होगा। तो क्या बोले, शियर फोर्स में अगर लोड ऊपर की तरफ रहता है या अगर किसी भी पॉइंट पे लोड लग रहा है अपवर्ड की तरफ, तो शियर फोर्स जंप होगा या राइज होगा। तो शियर फोर्स यहाँ से यहाँ तक जंप हुआ, इस टाइप से जंप हुआ। और नेक्स्ट यहाँ भी है वैसे, यूवीएल है, और क्या है यहाँ से देखो, अगर लोड की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बाय इंक्रीज करते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड बाय इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड हो गया, नीचे की तरफ इसको निगेटिव, और लोड का वैल्यू मैग्नीट्यूड बाय क्या होते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, बढ़ते जा रहे हैं। तो निगेटिव मैग्नीट्यूड बाय लोड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो ग्राफ आप यहाँ से देखना, निगेटिव के साथ 6 नंबर ग्राफ, निगेटिव के साथ मैग्नीट्यूड बाई इंक्रीज कर रहा है, 6 नंबर ग्राफ चेक करो, निगेटिव के साथ मतलब डाउनवर्ड को निगेटिव कंसीडर किया है, और मैग्नीट्यूड बाई क्या हो रहा है, लोड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो निगेटिव और मैग्नीट्यूड बाई इंक्रीज करता है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा यहाँ। और ये इसलिए पहले ऐसे ऐसा करके बनाया क्योंकि आरजी पे आपको अपवर्ड लगाना था, क्योंकि आरजी वाला भी लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जो है जंप करेगा। तो ये हो गया आपका एसएफटी का डायग्राम। अब जब बीएमडी का डायग्राम बनाओगे तो बीएमडी के लिए एसएफ को देखना पड़ेगा, बीएमडी को एसएफ को देखना पड़ेगा। एसएफ के लिए क्या होगा बेसिकली, एसएफ के लिए होगा क्या, ये देखो यहाँ से क्या है, पॉजिटिव में है और क्या हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड बाय डिक्रीजिंग हो रहा है, पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड बाय डिक्रीजिंग इस टाइप से। तो पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड बाय क्या है, ये डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड बाय डिक्रीजिंग है। तो कुछ ग्राफ का जो साइन है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। और फिर क्या है यहाँ के बाद, यहाँ के बाद अगर देखें इस पॉइंट के बाद, निगेटिव के बाद वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब निगेटिव भी है और वैल्यू बढ़ रहा है, निगेटिव है और मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से ब्लॉक होगा। तो 3 पॉइंट आपको इसको आराम से देखना समझना, सिंपली सपोर्टेड पे पॉइंट लोड, सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल और सिंपली सपोर्टेड पे यूवीएल, इस टाइप से रहता है। तो आपको कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है। लोड के लिए शेयर फोर्स देखना है, शेयर फोर्स देख के बेंडिंग मोमेंट बनाना है, लोड डायग्राम देख के शेयर फोर्स डायग्राम देखना है, और शेयर फोर्स देख के बेंडिंग मोमेंट, लोड से शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट, लोड से शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट, समझ गए? और जैसे जैसे बताया उसको एक बार ढंग से देखना, आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट था, पॉजिटिव निगेटिव करके, समझ गए? कुछ कुछ जगह पे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, निगेटिव डाउनवर्ड है, निगेटिव है, और ये इसमें कांस्टेंट वैल्यू है लोड का, निगेटिव कांस्टेंट, मतलब कहा गया निगेटिव कांस्टेंट, ग्राफ नंबर 4। और इसमें जैसे कि है पॉजिटिव और क्या है, बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं, सॉरी ये वाला, सॉरी ये क्या हो रहा है, एस एफ का वैल्यू जो है यहाँ पे, आर एफ का वैल्यू कुछ यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, सपोज करो 50 न्यूटन है, फिर यहाँ पे घटते जा रहा है ना इस टाइप से, कम होते जा रहे हैं, समझ गए? पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता जा रहा है, घटते जा रहे हैं, पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज घटते जा रहे हैं, पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज घटते जा रहे हैं, ग्राफ नंबर 2। तो कुछ यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ हाफ बना, फिर इसके बाद जो है निगेटिव और मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है, निगेटिव और मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है इन ग्राफ नंबर 6 में, तो कुछ इस टाइप से करेंगे। तो बेसिकली आपको जो है 3 डायग्राम ये आपको हेल्प करेगा। और दूसरा नंबर जो शॉर्ट ट्रिक बताया कि अगर यूडीएल रहता है, यूडीएल रहेगा तो आपको इंक्लाइन लाइन उसमें उतना दूर देखने को मिलेगा, इंक्लाइन लाइन आपको दिखने को मिलेगा, और अगर पॉइंट लोड रहता है तो वहां से वहां तक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा, समझ गए? ये वाला चीज यहाँ तक कोई डाउट अगर है तो बताओ, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन 1 2 करेंगे तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ा जाए, बताओ।
आज झील में आ रहा है स्क्रीन, पता नहीं क्यों। चलिए इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो तीन क्वेश्चन जब करोगे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, समझ। ये ट्रिक है, उसको आप अपने ग्राफ में भी, कॉपी नोट्स में भी बना लेना। सबसे पहला नंबर, एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां से आपको पता चलेगा। देखो, हाँ चलो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए बताइए तो इसका। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर, ये सब क्वेश्चन को अपने आप से बनाओ, फटाफट से बताओ आंसर। फॉर अ लोडेड कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द बेंडिंग मोमेंट इन न्यूटन एमएम में, समझ गए, बेंडिंग मोमेंट न्यूटन एमएम में, along द लेंथ ऑफ एम एक्स, जो है एक्स के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन दे दिया, बेंडिंग मोमेंट का ही इक्वेशन दे दिया इस टाइप से, 5x² प्लस 10x, वेयर x इज द डिस्टेंस इन mm, x का जो डिस्टेंस है mm में है, मेजर्ड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द बीम, फ्री एंड से जो है कोई कैंटिलीवर है उसके फ्री एंड से मापा गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स इन न्यूटन में, क्योंकि ये न्यूटन mm में था तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू आएगा न्यूटन में, इन द क्रॉस सेक्शन एट x इक्वल्स टू 10 mm, कितना होगा। ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स कितना होगा एट x इक्वल्स टू 10। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होता तब ना कि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो शियर फोर्स देगा, शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो लोड दे देगा। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स पूछा जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वो आ जाएगा वैल्यू। तो कितना आ रहा है बताओ, 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना होगा इसका। फटाक से बताइए। फोर नंबर है ना, यस। 1110 न्यूटन। दीपांशु, सोहेल, आकांक्षिता, गुड, बहुत बढ़िया। बस एकदम सिंपल सा चीज है, आपको पता हो क्या ना कि अब क्या होता है कि मोमेंट का जो है डिफरेंशिएशन, वो शियर फोर्स होता है, दैट इज भी, और भी मतलब शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो लोड होगा, लोड का जो वैल्यू आता है 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, समझ लीजिए, ये वाला चीज आपको ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन ये है मूवमेंट का, शेयर फोर्स और शेयर फोर्स का लोड। तो क्या पूछा है कि शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स हो जाएगा क्या, शेयर फोर्स कब पता चलेगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² प्लस 10x है ना, 10x/dx करके, ये हो जाएगा कितना, 5×10x प्लस 10, समझिए। और x का वैल्यू कितना रखना है, 10 mm रखना है एक्स का वैल्यू, तो 10 × 10 प्लस 10, समझिए, 110 न्यूटन। ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूटन mm में लिखा हुआ है तो न्यूटन, अगर किलो न्यूटन में पूछा जाता तो 1000 से डिवाइड कर देते, 0.1। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया, चल गया पता, इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते, 38, 39 वाला तो फॉर्मूला बेटा, 40 वाला तो गेट 2023 का क्वेश्चन है, उसे ये आज कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो, ये वाला में क्या हेल्प मिल रहा है क्या आपको, जो मैंने अभी तक बताया हुआ है इससे। देखो बोला हुआ है कि ग्रुप 1 गिव्स द शियर फोर्स डायग्राम, ये शियर फोर्स का डायग्राम है, एंड ग्रुप 2 गिव्स द डायग्राम ऑफ द बीम विद सपोर्टेड एंड लोडिंग, लोडिंग डायग्राम है ये। तो बताना है, मैच करना है बेसिकली कि कौन सा मैच कर रहा है, इस टाइप से, समझिए। इस टाइप से है क्वेश्चन कि आपको लोडिंग डायग्राम ये है, इसका एस एफ टी ये है,
तो हमने बोला हुआ था ना कि एसएफटी को देख के, एसएफटी जब बनाते हैं तो हम लोडिंग डायग्राम को देखते हैं, एसएफटी जब बनाते हैं तो हम लोडिंग डायग्राम को देखते हैं। समझ। तो एक एक करके देखो, यूडीएल यूवीएल कुछ हिंट मिल रहा है। तो मैंने एक चीज आपको हिंट करा था कि अगर क्या होगा, देखो अभी जस्ट इस टाइप का बना रहे थे हम लोग ना, सिंपली सपोर्टेड इस टाइप का था। तो कुछ इस टाइप से बन रहा था डायग्राम, मतलब अगर यूडीएल यहां से लेके यहां तक था तो एसएफडी का डायग्राम यहां तक था, ये वाला था। समझ, ये वाला था। तो इनकलाइन लाइन जो बोले थे यूडीएल में इनकलाइन लाइन बनेगा, तो दो में है यूडीएल। देखो एक यहाँ पे है यूडीएल, इस वाला में यूज हुआ है यूडीएल का, और दूसरा कहाँ यूज हुआ है देखो, इसमें देखो कोई वैल्यूज वगैरह उस टाइप से नहीं है। ठीक है। तो एक तो यूडीएल या इसमें है यूज, और एक है यूडीएल इसमें यूज। आंसर भी ला दिए। अच्छा, ऑप्शन इज नॉट विजिबल, सॉरी। पहले ऑप्शन लिख लो। इतना से पता चलेगा, इतना सा आई गेस पता चल पाएगा। समझ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। पॉइंट लोड, किसी भी पॉइंट पे अगर लोड अपवर्ड रहता है तो शेयर फोर्स जंप करेगा, शेयर फोर्स का ही बेसिकली डायग्राम है। और किसी भी पॉइंट पे लोड नीचे की तरफ रहता है, डाउनवर्ड रहेगा, तो शेयर फोर्स फॉल्स करेगा। समझ। तो यूडीएल से पहले देखते हैं, ये वाला इंटायर लेंथ पे जो है यूडीएल है, इंटायर जो लेंथ है एल, एल/4, एल/4, एल/4। तो ये वाला पहले इस पे देखो, तो ये यूडीएल का है। तो यूडीएल वाला में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कि आपको कहीं ना कहीं जितना भी पार्ट होगा यूडीएल में, एसएफटी में इंक्लाइन लाइन दिखने को मिलेगा। एसएफडी में सोहेल का आंसर ए है, आकांक्षिता का आंसर ए है। गुड। देखते हैं, देखो यहाँ पे ये भी यूडीएल है, ये भी यूडीएल है, ये भी यूडीएल है, ये भी यूडीएल है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ इंक्लाइन लाइन यहाँ से दिखने को मिलेगा, इसमें भी दिखने को मिलेगा, इसमें भी। इसमें क्या दिखने को मिलेगा इंक्लाइन लाइन, इसमें पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं ना कहीं इंक्लाइन लाइन, ये वाला भी पोर्शन है यूडीएल, ये वाला भी पोर्शन है यूडीएल, ये वाला भी पोर्शन है यूडीएल, मतलब यहाँ भी इंक्लाइन लाइन दिखने को मिलेगा, यहाँ भी इंक्लाइन लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये वाला चेक करो, यहाँ से पी का 1 नंबर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन के लिए एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एज्यूम करो कि तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल था, जो बना रहे थे हम लोग, सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल का एसएफटी। इस टाइप से यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, फिर यही वाला चीज रिपीट किया है यहाँ से लेके, तो फिर ये वाला 1, 2 और 3। तो एक ऑप्शन तो कुछ यहाँ से आ गया। और दूसरा नंबर देखो, और छोटा सा, यहाँ से एकदम छोटा सा है यूडीएल, और यहाँ भी लास्ट में छोटा सा यूडीएल, और बीच में कोई लोड ही नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ यूडीएल और यहाँ यूडीएल। तो जब भी यूडीएल रहता है तो एसएफ जो होता है ना कहीं उसमें इनक्लाइन लाइन दिखेगा, उसमें इनक्लाइन लाइन दिखेगा। कहने का मतलब है कि उसका एसएफटी जो बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, एसएफटी 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री मतलब इनक्लाइन लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ L/4 तक क्या हो जाएगा, इनक्लाइन लाइन ये है, और एक इनक्लाइन लाइन ये है। तो ये वाला तो यहां से पता चलेगा, चेक करते जाना। ये है, और ये वाला, यहां तक यूडीएल था, तो यूडीएल का शेयर फोर्स में आपको इनक्लाइन लाइन देखने को मिलेगा, इसलिए यहां से यहां तक इनक्लाइन लाइन। समझ गए। शेयर फोर्स में निगेटिव और कौन सा है, अगर अच्छा तुम ग्राफ से अगर जाओ, अगर ग्राफ अगर साथ में खोल कर रखे हुए तो चेक करो, तो ये वाला क्या वैल्यू हो गया। एक तरीका से देखे तो ये है नीचे की तरफ, उससे भी चेक करके देखो आ रहा है और रिप्लाई करो। ये है नीचे की तरफ यूडीएल, नीचे की तरफ है यूडीएल, यहां से यहां तक नीचे की तरफ है, मतलब कि निगेटिव। और क्या वैल्यू है, और वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, क्यू जो है या जो भी लोड है, निगेटिव और कांस्टेंट है। तो देखो निगेटिव और कांस्टेंट का, निगेटिव और कांस्टेंट का डायग्राम किस टाइप का था।
तो निगेटिव एंड कांस्टेंट का डायग्राम कुछ इस टाइप से था, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो और ऑप्शन से भी छाट सकते थे कि आर का ये वन का आर, वन का एस अगर कहीं पे है इस टाइप से, या आर का वन, एस का वन कहीं पे है तो वो हट जाएगा, इस टाइप से भी आप एलिमिनेट करते चले जाना। समझिए, ये कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से पता चल जाएगा, एक पोर्शन एक पोर्शन, दो पोर्शन में छोटा छोटा यूडीएल लग रहा है, तो दो पोर्शन में एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, छोटा छोटा यूडीएल के लिए जो है इंक्लाइन लाइन वाला आपका एसएफटी बना। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में यहाँ पे लग रहा है लोड एक Q/2 यहाँ। तो क्या होगा, जहां भी जिस भी पॉइंट पे लोड लगता है वहां पे शियर फोर्स फॉल करता है, ये वाला फॉल किया तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिर से रिएक्शन आएगा, कोई भी वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाला लोड यहाँ पे लगा तो शेयर फोर्स फॉल्स किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं था तो ये कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ से कोई रिएक्शन वैल्यू जो आया होगा तो ये ऊपर की तरफ राइज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक नो लोड, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो वैल्यू है ये वाला, यहाँ भी कुछ वैल्यू आया होगा, इसका भी कुछ रिएक्शन आएगा तो ये वाला राइज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं था तो कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉल किया। इस टाइप से भी आप देख सकते थे ये वाला पॉइंट। और दूसरा नंबर देखो, इसके बाद ये वाला Q/2 क्या है, जिस भी पॉइंट पे लोड या फोर्स लग रहा होता है वहां पे शेयर फोर्स क्या होगा, फॉल करेगा। तो यहाँ के बाद क्या हो गया, Q/2 से फॉल किया यहाँ से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं, बस यहाँ है रिएक्शन, यहाँ है रिएक्शन, इस टाइप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आएगा जो भी, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, राइज किया, समझ गए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नो लोड, यहाँ से लेके यहाँ तक नो लोड, ये वाला वैल्यू है Q के बराबर, तो ये आ गया माइनस, ये वाला जो है लोड लग रहा था Q/2, तो नीचे की तरफ है तो नीचे Q/2 आया, तो ये कांस्टेंट रह गया Q/2। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे वैल्यू है आपका Q, यहाँ पे है आपका ये देखो, ये वाला Q/2 है, तो Q/2 यहाँ से आया और कांस्टेंट रह गया, समझ गया। और इसको देखते हुए कि यहाँ पे Q लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम Q/2 लेके जाएंगे, तब जाके यहाँ पे आएंगे तो Q का जो मैग्नीट्यूड के बराबर है यहाँ पे फॉल होगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है तो यहाँ से यहाँ गए Q/2, फिर यहाँ के बाद क्या हो गया देखो, जो वैल्यू है Q/2 ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से आके डाउन हो गया। और दूसरा तरीका ये भी है इतना ना करने का, सिंपली सपोर्टेड में खास करके, ये जब पॉइंट लोड की बात करते हैं, पॉइंट लोड में ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते थे। पॉइंट लोड में आप बस गिन लो रिएक्शन और नंबर ऑफ ये डॉट पॉइंट, कितना पॉइंट है, एक दो, जितना जितना पॉइंट लोड लग रहा होता है ना जहां जहां पे, उतना उतना काउंट कर लो, आपको जो है ना एसएफडी में नंबर ऑफ डॉट उतना ही दिखेगा, 1 2 3 4 5, जहां जहां पे रिएक्शन लग रहा होगा वहां वहां पे उतना वर्टिकल लाइन दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, खत्म है कहानी ये वाला। यहाँ देखो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म कहानी। ऐसे भी कर सकते हो आप। बताओ ये वाला कुछ आपको आइडिया लगा तो फिर आगे बढ़ूं मैं, कुछ आइडिया लगा इसमें? ऐसे करके जब भी आपको डायग्राम बेस्ड का क्वेश्चन मिलेगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का मिलेगा। ये गेट सिविल इंजीनियरिंग 2009 का पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, एसएफटी बीएमडी से लोडिंग डायग्राम। आई होप ये क्वेश्चन इस टाइप का आप आराम से कर लो, एलिमिनेट कर करके भी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको किसी भी पॉइंट पे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं पूछा जाता है, आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और मैच द कॉलम था। ये हो गया, ये वाला तो डायरेक्ट WL स्क्वायर बाय 2 से स्टैंडर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना था। ये वाला होमवर्क लिखो, आई गेस 4-5 आंसर लिख लेना बी, और एक बार चेक करना कि बी आई गेस आएगा आंसर, और चेक करना कि ये हुआ है आंसर, ठीक है। ये होमवर्क लिख लो, नहीं होगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आप करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार करके देखो। The shear force diagram is shown above the loaded beam. The corresponding bending moment diagram is represented by, मतलब ये shear force का डायग्राम है, ये जो है shear force का डायग्राम है, समझिए। और इसके हिसाब से बताना है कि कौन सा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है,
बेंडिंग मोमेंट का कौन सा डायग्राम है, ये शियर फोर्स का डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ये चार दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है बताइए। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कौन कौन सा है, तो कैसे कैसे पता चलेगा, पता चलेगा देखो वो जो 6 ग्राफ मैंने लिखाया हुआ था 6 नंबर के, तो आप एक बार चेक करना, ये है निगेटिव कांस्टेंट, ये वाला पार्ट क्या है निगेटिव एंड कांस्टेंट, तो आप ग्राफ देख लो कौन सा जा रहा है उसमें सेट कर रहा है, निगेटिव कांस्टेंट के लिए कौन सा हो रहा है, ये तो देखो ये कर्व में जा रहा है, ये कर्व में जा रहा है, इसका मतलब निगेटिव कांस्टेंट में कर्व में नहीं जाता, ये तो कैंसिल ही हो गया, समझ गया। अच्छा जवाब भी दे दिए आप लोग। तनिष्क क्यू, ए आंसर आएगा, ए सोहेल का तनिष्क, अच्छा आपने नीचे जवाब दिया है, सोहेल ए, तनिष्क ए, आकांक्षिता ए, देवांशु, गुड, सही है। आप उस ग्राफ से आप रिलेट करना, देखो ये निगेटिव कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बन रहा था, ये और ये और ये, तो यहाँ तक ये वाला पोर्शन तक तो ये दोनों ग्राफ सही है, ये एलिमिनेट हो गया, सी और डी को आप एलिमिनेट कर दिया आराम से। अब यहाँ के बाद यहाँ तक एस एफ टी जब ये था तो बीएमडी कुछ इस टाइप से था, सेकंड नंबर जो स्टैंडर्ड जो बताए थे देखो, हाँ सेकंड नंबर में जो स्टैंडर्ड बताए थे कि अगर यूडीएल रहता है तो शेयर फोर्स जो होगा आपका कुछ इस टाइप से जो बन रहा था, और बीएमटी क्या था इस टाइप से था, समझ, इस टाइप से था। तो ये वाला क्या था, ये वाला शेयर फोर्स है, मतलब ये वाला पोर्शन तो यही वाला है, देखो ये वाला पोर्शन तो इतना ही वाला है, तो इसका ग्राफ बीएमटी कुछ इस टाइप का था, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये वाला कहाँ से आ गया। वैसे भी वैसे भी अगर और थोड़ा सा स्मार्ट अगर दिखाया जाए, स्मार्ट तरीका से देखें, तो जब भी ये 1 डिग्री है ना, जब भी एस एफ टी 1 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीएमडी जो होगा बीएमडी 2 डिग्री में जाएगा, समझ गए, बीएमडी 2 डिग्री में जाएगा, ये 1 डिग्री एस एफ टी तो बीएमडी 2 डिग्री में, समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, एस एफ टी अगर एस एफ 1 डिग्री में है तो बीएम जो होगा ना बीएम 2 डिग्री में होगा, क्योंकि आप बेंडिंग मोमेंट वाले को ही ना डिफरेंशिएट कर रहे थे तो शियर फोर्स आ रहा था, तो जब 2 डिग्री होगा एक्स की पावर 2 होता है तभी ना जाके एक्स की पावर 1 में आता है, जब डिफरेंशिएट करते हो तो, समझ गए। तो ऑब्वियस की बात है, अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे जो है ये वाला इसका जो ग्राफ बेंडिंग मोमेंट का बनेगा यहाँ पे 2 डिग्री बनना था, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए जो है कुछ ग्राफ इस टाइप का था, तो अब 6 ग्राफ जो था वो वाला आप चेक करोगे ना तो आपको अब पता चल जाएगा कि कैसे करके उसको अप्लाई करना था, समझ गए। ये हो गया फटाक से क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये होमवर्क रहा आपका, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी कोई ब्रांच का आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ये है क्वेश्चन और इससे पहले कुछ ये वाला आपने कर दिया, हाँ चलो ये भी क्वेश्चन है करने के लिए, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी है, चलो यहाँ तक है आई गेस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, इस 4-5 में से कौन सा क्वेश्चन दूं आपको, चलो उसको लास्ट में देता हूँ। सबसे पहले नंबर आप चलो इसको करो पहले, 33 नंबर क्वेश्चन करो, 33 नंबर क्वेश्चन किया जाए। जितना मैंने आपको अभी तक मैं पढ़ा दिया ना स्ट्रक्चर्स में, उससे बहुत कम में ही आपका पूरा गेट आर्किटेक्चर में जितना क्वेश्चन आया हुआ है ना आप सब बना लो उतना से। ये हम एक्स्ट्रा में आपको बता रहे हैं कि कभी अगर हार्ड भी कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप से पूछ ले तो हड़बड़ाना नहीं है पेपर में, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं गेट आर्किटेक्चर वाला कहीं भी कुछ किसी भी बुक में देखो कि ये वाला चीजें नहीं, सर्च कर करके सी एस सिविल मैकेनिकल एक्सी जितना भी हो सकता है आपको मैंने एस एफ टी बी एम डी का क्वेश्चन कराने का कोशिश किया ताकि आपके अंदर से डर दूर हो जाए। बेसिकली एस एफ टी बी एम डी सबसे इंपॉर्टेंट समझो, 10 शियर फोर्स पी का डायग्राम है यहाँ पे दिया हुआ नीचे में, ऑफ अ कैंटिलीवर बीम अंडर सर्टेन लोड अप्लाइड एट अ पॉइंट बी एंड सी, कोई बी और सी पे लोड लग रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे बी और सी पे कोई लोड लग रहा होगा और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है, तो बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एट बी, समझ गए, मतलब फोर्स एट एफ बी पे लोड कितना लग रहा है एफ बी पे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एट सी एफ सी पे, मतलब जो फोर्स का वैल्यू है ये नीचे से भी हो सकता है ये ऊपर से भी हो सकता है, जनरली ये एफ बी एफ सी जो लिख दिया ना एफ बी और एफ सी, दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसा करके लोड लग रहा होगा एफ बी या एफ सी करके, ऐसा भी हो सकता है एफ सी
ऐसा भी हो सकता है फोर्स एट बी पे, समझ लो। तो यही वाला बी और सी पे पूछा गया है कि कितना कितना वैल्यू होगा कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एस एफ डी का ग्राफ, ये उसके लिए वैलिड है, ये बताना है इस टाइप से। तो सबसे पहला नंबर लास्ट से इसमें देखो तो पता चलेगा, लास्ट से पता चलेगा कि क्या है। लास्ट में 300 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा। लास्ट में क्या हो जाता है, जितना यहाँ से जाता है और लास्ट में यहाँ पे जो भी लोड लगता है वो आके यहाँ पे बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा करके आप सोच सकते थे, ऐसा करके आप सोच सकते थे कि यहाँ पे जो है लास्ट में अगर 300 न्यूटन यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे लास्ट में लग रहा है, तो यहाँ भी 300 न्यूटन ही होगा, तभी जाके वो कांस्टेंट आया होगा, तो 300 न्यूटन का यहाँ पे लोड लगा होगा, तो यहाँ। तो एक चीज तो पता चल गया कि एफ एट सी का वैल्यू जो होगा, समझ गए, 300 किलो न्यूटन नहीं हो सकता है, ये अपवर्ड लगे या हो सकता है डाउनवर्ड लगे, हमको ऊपर नीचे इसको मतलब नहीं, हमको एफ सी का वैल्यू बस पता करना था कि एफ सी लग कितना रहा होगा। तो वो 300 के ही बराबर होगा, तब जाके लास्ट लास्ट वाला जो लाइन होता है ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू होता है, वो उस पॉइंट पे जितना लोड लग रहा होता है ना, बस उतना ही होता है। तो ये 300 अगर वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कहीं ना कहीं आपको 300 का ही लोड लग रहा होगा, समझ गए। तो कुछ इस टाइप से लग रहा है लोड। एक बात क्लियर। अब देखो ये 300 आ गया, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ये 300 भी बोल दिया और यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट बोल दिया, तो इसका मतलब यहां भी इस भी पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा होगा, 300 न्यूटन आ रहा है कि नहीं, 300 न्यूटन आ रहा है कि नहीं। और नीचे ये आ रहा है 200 न्यूटन, तो ये वाला वैल्यू पे कितना आ रहा है वैल्यू, 200 न्यूटन आ रहा है कि नहीं। 300 न्यूटन और 200 न्यूटन, ये नीचे है निगेटिव है, तो ये इसको निगेटिव मानो, इसको निगेटिव मानो, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव मानो, इसको पॉजिटिव मानो। तो अब बताओ डिफरेंस कितना हुआ, प्लस 300 से लेके माइनस 200 में डिफरेंस कितना का आया, कितना न्यूटन का डिफरेंस आया। तो एफ बी पे जो ये बी वाला पॉइंट पे होगा, वो कितना का डिफरेंस आ रहा है, फटाफट से बताओ। तो 300 का यहां से यहां तक और 200 का यहां से यहां तक। तो एफ बी पे जो लोड का वैल्यू होगा ना, ये 500 का आ रहा है, और एफ सी पे जो लोड का वैल्यू आ रहा है आपको 300 का आ रहा है। तो बस ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है इसका लोडिंग डायग्राम। तो बी और सी पे पूछा हुआ था, तो एफ बी का वैल्यू 500 आएगा और एफ सी पे वैल्यू 300 आएगा। देखे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो ऐसे भी करके आपको पता चल जाएगा। आप लास्ट पॉइंट जहां से इजी हो समझने में, जहां से आपको पता हो कि लास्ट में जो है, लास्ट या स्टार्ट में ही देखा करो, स्टार्ट या लास्ट में, क्योंकि वो जो वैल्यू आता है ना, वो जितना लोड लास्ट में लग रहा होता है या स्टार्ट में लग रहा होता है, उतना ही वो ग्राफ में दिखता है। यहाँ पे 300 दिख रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे 300 न्यूटन लोड लग रहा होगा, अपवर्ड हो नीचे डाउनवर्ड हो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 300 लोड लगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 300 कांस्टेंट में गया, मतलब इसके बीच में कोई लोड नहीं लग रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 300 आया, और इसके बाद ये वाला पॉइंट 300 आया और नीचे तक आ गया है ये 200, ये नेगेटिव में तो माइनस 200, तो 300 माइनस 200 के बीच में 500 का डिफरेंस। तो एफ बी का जो ये लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है बी वाला लाइन, इसका वैल्यू 500 हुआ होगा, इसका वैल्यू 300 है, 3 2 500। तो एफ बी और एफ सी आपको पता चलेगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लिया आप, 33 नंबर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो 32 नंबर करो तो, पूछा है कि द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ बीम ए डी, ए से लेके डी तक आपको जो है शेयर फोर्स का डायग्राम ये दिया हुआ है, व्हिच इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड डी। सिंपली सपोर्टेड है, ए और डी पे सिंपली सपोर्टेड टाइप का है, यहाँ पे भी रिएक्शन लगा होगा, यहाँ पे भी रिएक्शन लगा होगा, इस टाइप से समझ। सिंपली सपोर्टेड है, इंच लो कुछ ये हो सकता है यहाँ पे हिंज हो या रोलर हो, इस टाइप से कुछ भी। सिंपली सपोर्टेड है ए एंड डी पे। द shear force diagram for a beam A to D, which is simply supported at A and D, the magnitude of maximum bending moment in किलो न्यूटन मीटर। देखो इसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला, ये डायग्राम देख डायरेक्ट पूछ दिया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको बताना है, इसको इसके डायग्राम से देख करके। ये एसएफटी का डायग्राम है, ये एसएफटी का डायग्राम है, समझ, ये एसएफटी का डायग्राम है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का देखें, तो बेसिकली जो ग्राफ बनता है ना एसएफडी का, जो ग्राफ बनता है ना ये एसएफडी का, तो बीएमडी जब भी निकालना होगा ना, तो ये जो ग्राफ का जो ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो होगा ना, वही हो जाता है बीएमडी का वैल्यू। जैसे कि इसका अगर देखें तो 300 गुना जितना भी डिस्टेंस होगा, 300 टाइम्स ऑफ एल जो होगा एम मीटर में होगा या एमएम में होगा, तो न्यूटन एमएम, तो ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ये भी आ जाएगा देखो 200 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर एमएम में है तो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, या ये जो एरिया आएगा वो आएगा आपका
बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। तो इसमें देखो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा वाला होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। तो इसको देखो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है, तो ये वाला इसको निकालो, छोटा निकालो, फिर ये वाला निकालो। तो जो ज्यादा वैल्यू आएगा आपको जो है लगभग ये वाला वैल्यू ज्यादा देगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे करके निकाल दें। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो बी पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब इस टाइप से जो ट्रायंगल का एरिया होगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 0.75, समझ, इंटू हाइट है 15 किलो न्यूटन, और ये मीटर में लिए थे, ये वाला वैल्यू मीटर में लिए थे, समझ। तो यहाँ से कैंसिल करो, जीरो से कितना 7.5, तो बताओ कितना आ गया बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 7.5 टाइम्स ऑफ 0.75, तो कितना न्यूटन मीटर में आ रहा है क्या, किलो न्यूटन मीटर में पूछ रहे हैं। ये किलो न्यूटन मीटर में आ गया, राउंडेड अप टू 3 डेसिमल प्लेस, देखना 3 डेसिमल प्लेस तक बताना है। तो बताओ कितना आ रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बताओ 7.5 टाइम्स ऑफ 0.75 क्या वैल्यू आ रहा है आपका। तो वैल्यू आएगा आपका, ये आ जाएगा 5.625 करके वैल्यू, समझिए 5.625 किलो न्यूटन मीटर ऐसे करके, समझिए, मतलब एम बी माइनस एम ए, समझिए जब भी बेंडिंग मोमेंट इस टाइप से पूछा जाता है तो ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट ए, तो एम बी माइनस एम ए, ऑब्वियस सी बात है एम ए पे बेंडिंग मोमेंट एट ए जो होगा ये 0 होगा, और जो बच जाएगा ये बी माइनस ए करके होगा, तो बी तक होगा। तो बी तक जो भी ग्राफ बना है ना, जो भी ग्राफ या जो भी एरिया प्लॉटेड है बी तक, बस ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आपको लगेगा कि सर ये तो लोड दिया हुआ है, ये हाइट कब से होने लगा, हाइट तो मीटर में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लोडिंग डायग्राम होता है तो इस केस में आपको यूडीएल यूबीएल जब भी मिलेगा आपको, तो ये जो वैल्यू दिया जाता है उसको कंसीडर करते हैं एज ए हाइट ही, समझ गए, जो लोड है उसको हाइट ही कंसीडर किया जाता है ऐसे करके। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5.625, आकांक्षिता का आंसर है 5.625 गुड किलो न्यूटन में आएगा, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट का पूछा है किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, इस टाइप से। ये एक्सी का पेपर का गेट 2020 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये भी कर लिया आप, ये भी कर लिया, ये इसके बाद देखते हैं और भी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें पहले एसएफटी बनाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ पता चल पाएगा, समझ। यह फॉर द ओवर हैंगिंग बीम सॉन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ऐसा भी क्वेश्चन देके आपसे पूछा जा सकता है। जितना वैरायटी का क्वेश्चन पॉसिबल है ना, मैं आपको क्लास में ही करा दे रहा हूँ, आपको कहीं बाहर से करने का जरूरत नहीं, इसी को 3-4 बार करके समझ लेना कॉन्सेप्ट खुद से कि क्या हो रहा है, इतना ही बार बार करते रहना बस। इसी सब क्वेश्चन को, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और घूम फिर के यही सब रहेगा क्वेश्चन, कोई भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। जितना भी पीडीएफ पीपीटी जितना भी उस पर पड़ा हुआ है, असाइनमेंट 4-5-6 कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस इतना करो आप, ठीक है। फॉर द ओवर हैंगिंग बीम शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कोई भी पॉइंट नहीं बोला, ये ग्राफ से हमको बताना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इन किलो न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले नंबर हमको रिएक्शन निकालना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, उसके बाद एसएफटी का डायग्राम बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा एरिया निकाल के या कुछ भी निकाल के, कि जिसका एरिया ज्यादा बड़ा आएगा उसको हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या रेक्टेंगुलर बनेगा तो एल इंटू बी करके जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले नंबर इस केस में हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेसिक में चलना पड़ेगा। ए और बी दो सपोर्ट है, यहाँ तो कैंटिलीवर ओवर हैंगिंग टाइप का है, तो आर ए और आर बी हमको निकालना पड़ेगा, पहले आर ए और आर बी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी यूडीएल और पॉइंट लोड रहता है मिक्स टाइप का रहेगा ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सबसे टारगेट जो होना चाहिए फाइनल में, कि इसको कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। सब यूडीएल हो यूबीएल हो कोई भी हो, उसको आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वाला तो आ गया 20 किलो न्यूटन जो था यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे कर दो, ठीक है। एक रिएक्शन आ गया यहाँ पे जिसका नाम है आर बी, और एक रिएक्शन यहाँ पे है जिसका नाम है आर ए।
ये है कितना 10 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना डिस्टेंस है 4, तो 10 किलो न्यूटन इंटू 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4, तो ये आ गया 40 किलो न्यूटन लोड। किलो न्यूटन पर मीटर है ना, देखो किलो न्यूटन पर मीटर और इंटू मीटर हो जाएगा, इंटू 4 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो 10 गुना 4 4, तो ये आ गया 40 किलो न्यूटन। तो ये क्या हो गया देखो, पर यूनिट लेंथ में, और ये 4 मीटर तक था, तो 10 चौक 40, 10 इंटू 4 40, और ये 4 मीटर का है ना, तो सेंटर पे मतलब 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, तो 2 मीटर पे ये 40 किलो न्यूटन जो है 10 चौक 40 किलो न्यूटन सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। मैंने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, और ये पॉइंट लोड था 20 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको आसान हो जाएगा कि नहीं बताओ, रिएक्शन निकालने में। आर ए आर बी का वैल्यू हमको फटाक से फाइंड आउट करके बताओ, तो आप लिखोगे क्या कि सर आर ए प्लस आर बी बराबर 40 किलो न्यूटन प्लस 20 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन 1 बन गया, ये किलो न्यूटन इक्वेशन 1। और मोमेंट एट ए इक्वल्स टू, एकदम बिल्कुल बेसिक में फिर से चले गए, मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0, ये वाला जो पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, तो मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा आर ए टाइम्स ऑफ 0, क्योंकि इसी लाइन से फोर्स, ये वाला जो आर ए का वैल्यू है पास कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट 0, आर ए इंटू 0। इसका काम खत्म हो गया। ये देखो, ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कितना प्लस 40 इंटू कितना डिस्टेंस पे लग रहा है 2 मीटर, 40 इंटू 2, समझ गया। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस आर बी टाइम्स ऑफ कितना वैल्यू आ रहा है, आर बी टाइम्स ऑफ 2 2 4, ये हो गया। फिर लग रहा है सी पॉइंट पे क्लॉकवाइज, तो 20, डिस्टेंस कितना यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 2 2 4 और 2 मीटर 6 मीटर, समझ गए, इक्वल्स टू 0, तो ये तो आ गया 0 वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा देखो 4 RB, इधर लेके चले जाओ, 4 RB इक्वल्स टू 0 के बाद 4 RB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इक्वेशन, 4 RB इक्वल्स टू आ जाएगा 40 दूना 80, सॉरी 2 मीटर पे ये किलो न्यूटन मीटर करके समझ, 40 दूना 80 आ गया, और 20 इंटू 6 120, 120 और 80 दैट इज 200 किलो न्यूटन। तो आरबी का वैल्यू आ जाएगा कितना, आरबी का वैल्यू हो गया 50, क्या 4 से 50, 50 किलो न्यूटन। इसलिए आर ए का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 10 किलो न्यूटन। ये आपको पता चल गया यहाँ से कि आर ए का वैल्यू आ गया 10 और आर बी का वैल्यू आ गया 50। ये यहाँ तक इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा नहीं दिख रहा है क्या इस पे, रुक रुक रुक, अब दिख रहा है यहाँ से। ये सिंपली सपोर्टेड पे कुछ यूडीएल भी है, कुछ पॉइंट लोड भी है। तो हमको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में रिएक्शन निकालना हो, तो हमको सबसे पहले नंबर सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, ये वाला पॉइंट हो गया सी पॉइंट 20 किलो न्यूटन, और इसके लिए ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, 4 मीटर तक है, तो ये बीच में लग जाएगा 10 चौक 40, ऐसे करके लगा देना, 40 किलो न्यूटन हो गया। ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा आर ए, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आर बी। तो आप यहाँ से लिख लोगे ना आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 40 प्लस 20, बाहर भी है तो कोई मतलब नहीं है, जितना अपवर्ड है इक्वल्स टू डाउनवर्ड टोटल, ऐसा नहीं है कि इसके बाद है तो बस इतना ही काउंट होगा, ये वाला नहीं काउंट होगा, जितना अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, मतलब एफ वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। 40 प्लस 20 इक्वल्स टू 60, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 60, इक्वेशन 1 हो गया। मोमेंट निकालना है ए पे, इसलिए निकालते क्योंकि एक अननोन पता चल जाता है, जिससे कि एक उस अननोन का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो हमारा जो है दोनों जो आर ए आर बी है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो मोमेंट एट इक्वल्स टू 0, तो आर ए इंटू 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी 0 और रिएक्शन भी यहाँ से आर ए लो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से ही पास हो रहा है तो डिस्टेंस 0, आर ए टाइम्स ऑफ 0। अब ये
क्लॉक वाइज इसको घुमाएगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट हम निकाल रहे हैं, एम एट ए पे अगर मोमेंट निकाल रहे हैं, तो ये वाला लोड जो लग रहा होगा ना, ये वाला जो लोड लग रहा है नीचे की तरफ, ये इसको ऐसे दबाना चाह रहा होगा, ऐसे दबाना चाह रहा होगा, क्लॉक वाइज इसको घुमाना चाह रहा होगा, मतलब ऐसे करे। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो 40 ऐसे घुमाना चाह रहा होगा, तो ये क्लॉक वाइज। तो ये हो गया प्लस कितना, प्लस 40 टाइम्स ऑफ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। 4 मीटर का है, आधा आधा पे लगेगा, 2 मीटर 2 मीटर, तो 40 × 2। ठीक है, अब ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आरबी ऐसे घुमाना चाहेगा इसको। आरबी जो लोड लग रहा होगा, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला ऐसे घुमाना चाह रहा होगा इधर ऐसे की तरफ। तो माइनस आरबी टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस है यहाँ से निकाल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ से 2 मीटर 2 मीटर 4, ये आ गया। फिर ये जो 20 किलो न्यूटन है, इसके रिस्पेक्ट में आर ए पे निकाल देना, एम ए पे, तो ये वाला इस टाइप से घुमाना चाहेगा, मतलब प्लस प्लस 20 टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस पे, यहां से डिस्टेंस कितना है, 2 4 2 मीटर, 6 = 0। तो आप यहां से देखो 4 आरबी आ गया, ये तो आ गया 0 वैल्यू। 40 दूना 80, प्लस 80 और प्लस 120 और माइनस 4 बी, तो 4 आरबी इधर कर दो, तो 4 आरबी = 200। इसलिए आरबी का वैल्यू आ गया कितना, 50। तो टोटल जो है 60 है, आरबी 50 है, तो आर ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फाइनल में मैं इसको यहां तक अगर लिखना है तो लिख लो। फाइनल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर ए और आरबी का जो वैल्यू आया, यहाँ पे जो आर ए और आरबी का वैल्यू आया, ये आया 50 आपका, और ये आया आपका 10 किलो न्यूटन, इस टाइप से ये रिएक्शन आ गया। समझिए, अब हमको शियर फोर्स का डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स का डायग्राम बनाना है, समझिए। 40 20 ठीक है। तो अब इस टाइप से देखो कैसे डायग्राम बनेगा एसएफटी का। एसएफटी का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। लास्ट पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन है, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, समझ लें। इस टाइप से बनाना, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट। तो 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड पहले यहां तक ये बना देना 20 किलो न्यूटन। यहां से लेके यहां तक नो लोड, जिधर आसान पड़े ना वहां से स्टार्ट करना बनाने का, तो थोड़ा और आसान होते चला, नहीं तो स्टार्ट कर दोगे थोड़ा सा भारी से, थोड़ा सा ये होगा कि आपको लग रहा होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा किधर हार्ड है किधर भारी है। तो जिधर सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल को छोड़ के जो पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड दिखे, वहां से स्टार्ट करना ज्यादा आसान है। तो ये 20 किलो न्यूटन का हो गया, तो ये वाला वैल्यू आ रहा होगा 20 किलो न्यूटन। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो ये कांस्टेंट छोड़ दो, यहाँ तक वैल्यू आ गया 20 किलो न्यूटन, समझ। ये वाला जो वैल्यू आ गया, ये आरबी तक 20 किलो न्यूटन आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में जब देखो, ध्यान रखना सब पे, यहाँ भी है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो आर ए का वैल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन, समझो। ये आर ए का वैल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन। आरबी का वैल्यू कितना निकाले आप, 50 किलो न्यूटन। तो ये वाला वैल्यू कितना आया है, ये वाला वैल्यू आया है 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ आरबी का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, देखो 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन के बाद आपको नीचे कितना लेके जाना पड़ेगा, आपको नीचे कितना करना पड़ेगा, तो 30 किलो न्यूटन करोगे तब जाके ये आ रहा है। तो 30 किलो न्यूटन कुछ यहाँ तक लेकर आ गए, समझ गए। 30 किलो न्यूटन कुछ इस टाइप से आप यहाँ तक लेकर आ गए, ठीक है। यहाँ तक 30 किलो न्यूटन लेके आ गए, ये हो गया 30 वैल्यू। तो जो निगेटिव में अगर करें तो -30 और 20 करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 और 30 20 50। तो आरबी का वैल्यू 50 किलो न्यूटन, ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन बच गया इधर वाला ना। तो ये क्या है देखो, जिस भी पॉइंट पे लोड अगर लग रहा है, ये आरबी 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 10 किलो न्यूटन से क्या होगा, जंप होगा। ये आ गया वैल्यू कितना, ये 20 है तो ये 10 आ गया, इसके हाफ में एज्यूम करके चले, ये 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक यूडीएल वाला है, देखो स्टैंडर्ड वाला। तो क्या है वैल्यू, यहां से देखो ये अपवर्ड वाला है, सॉरी ये वाला जो वैल्यू है, देखो ग्राफ में, ग्राफ साथ साथ देखो, ये एक तरीका से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव कंसीडर कर रहे थे,
और जो वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये कांस्टेंट है, डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट, मतलब निगेटिव है और कांस्टेंट है। तो एसएफटी का जो वैल्यू हो रहा था कुछ इस टाइप से बन रहा था, जो ग्राफ था कुछ इस टाइप से जा रहा था, समझ गए। देखो डाउनवर्ड निगेटिव और कांस्टेंट का ग्राफ कुछ इस टाइप से था कि नहीं, ये वाला 30 पे आके मर्ज हो, तो ये आ गया वैल्यू 10, ये आ गया वैल्यू 30, यहाँ से यहाँ तक जो है फिर आरबी पे जो है ऊपर की तरफ राइज किया होगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स लगेगा तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, राइज होगा। फिर यहाँ से लेके 20 तक गया, क्योंकि ये 20 है, 20 के बाद यहाँ से के बाद डाउनवर्ड लग रहा है, तो शेयर फोर्स भी फॉल होगा। तो ये आ गया प्लस वैल्यू, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। क्लियर है बात, ये आ गया प्लस, ये आ गया इस टाइप से वैल्यू आपका। तो अब बताना है एम मैक्स का वैल्यू ना, ये तो हो गया एसएफटी भी, एसएफटी का डायग्राम। तो चेक करो कितना कितना वैल्यू आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जितना जितना वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें आपको हो सकता है कि ना पता चले, ये वाला जो होगा बेसिकली 4 है तो 2 करके आएगा, समझिए, हाफ बेस हाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ये कर दे रहा हूँ। घबराना मत, डरने का कोई बात नहीं। यहाँ से ये 2 मीटर पे है, तो 2 मीटर से यहाँ गया और यहाँ से कट हुआ, सपोज कि 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर और ये भी अपना 2 मीटर, समझ। ये वैल्यू था 10 किलो न्यूटन का। क्या किए सिंपल हम इसमें, देखो कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन को अगर ढंग से देखो तो हम कुछ नहीं किए। यूडीएल पॉइंट लोड का था, इसको वो करके क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके हम रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए, इसका और इसका निकल गया। तो इससे हमको क्या हुआ, एसएफटी बनाने में आसान हुआ। हमको बेंडिंग मूवमेंट पूछ रहा था, बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू पूछ रहा था, तो हमको एसएफटी देख के बीएमडी मूवमेंट का डायग्राम पता चल, वैल्यू पता चल जाएगा। तो एसएफटी हम ड्रॉ कैसे किए, जहाँ से आर ए आरबी का वैल्यू पता चल गया, ये इससे करके, और उसके बाद डायग्राम खींच दिए, 20 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन, यहाँ से लेके फिर यहाँ से यहाँ तक नो लोड 20 तक आया, फिर आरबी 50 था, तो इसके लिए हमको 30 नीचे लेके जाना पड़ता। तो यहाँ से लेके एक तरीका से 30 से 20 तक अपवर्ड की तरफ, लोड आरबी ऊपर की तरफ है तो 50 ऊपर की तरफ लगा। फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर का ऊपर की तरफ था, और यूडीएल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव और कांस्टेंट टाइप का। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से प्लॉट होता है, इस टाइप से होगा, इंक्लाइन टाइप से। तो हाफ पे जाके समझ गए, यहाँ पे आगे कट हुआ। तो अब बच गया, हमको बेंडिंग मूवमेंट पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कौन सा यूज किया हुआ है, बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, एमपी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जितना भी ग्राफ बन रहा है, जहां भी इस टाइप से, एक यहाँ पे है ट्रेंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, जो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू होगा, जो भी एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होता है, यानी एसएफटी का जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व होता है वही होता है बेंडिंग मोमेंट का। तो जो भी ज्यादा वैल्यू देगा बस मैक्सिमम हो जाएगा। एक बार इसको निकालो कि कितना दे रहा है वैल्यू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 10 kN, समझ। इसको निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब यहां तक ही लोगे, जो ग्राफ है ये वाला। तो 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 30 kN, समझ। और इसका निकालो, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक आ गया 2। तो इसका वैल्यू आ गया 20 इंटू 2, रेक्टेंगल का एरिया 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन मीटर। तो जो बड़ा वैल्यू होगा, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है ना एसएफडी में, के ग्राफ वाला, तो जो ग्राफ का जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो आ जाता है वो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो वैल्यू आ गया 10, 30, 40। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा वैल्यू, 40 किलो न्यूटन मीटर। आपको पेपर में ध्यान रखना, ये सब वैल्यू लिखना नहीं है, समझिए, 40 के है ना, बस न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी आपको एनएटी टाइप का पेपर होगा, जो भी क्वेश्चन एनएटी टाइप का होगा, उसमें आपको यूनिट यूनिट नहीं लिखना है, बस आपको देखना है कि किस यूनिट में वो पूछा जा रहा है। तो अगर किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन में वैल्यू आया तो किलो न्यूटन बस 40, न्यूटन मीटर में रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखते, समझ। जब यूनिट में पूछा जाए तो कन्वर्ट करके लिखना है, नहीं तो ये यूनिट लगाना नहीं है अपने को। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रिएक्शन निकाले, एसएफडी डायग्राम ड्रॉ किया, और जो एरिया आ गया उसमें एसएफडी में, जो भी एरिया आ गया, जो भी बाउंडेड बाय कर्व जो था, उसमें से जो ज्यादा वैल्यू था उसको फाइंड आउट कर। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। ये वाला करते हैं, ये हो गया, ये भी हो ही गया, ये हो गया, ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ये कर लिया आप, ये और ये वाला क्वेश्चन हो तो गया, बस एक दो क्वेश्चन बस रह गया। चलिए, ये क्वेश्चन एक बार करके देखो जरा, मैं हेल्प कर देता हूं आपको कैसे। 40, ठीक है, गुड।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द पी क्यू आर लोडेड एज ऑन इन फिगर। पी क्यू आर टाइप का है, पूछा जा रहा है कि कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो कर रहे हैं ना, द करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट पूछा जा रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट क्या होगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं, देखो इसमें क्या है, एक ब्रैकेट लगा दिया है नीचे में, जैसे कि हम लोग उसमें कर रहे थे ना, ये वाला ब्रैकेट ही है, ऐसे कंसीडर करो इसको। तो सबसे पहले नंबर, इस जो लोड जो है यहाँ पे जो लग रहा है इसको ट्रांसफर करो ओरिजिनल बीम में, ये ब्रैकेट लग रहा है मतलब नीचे से जोड़ रहा है, ये वाला जो लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ये 10 किलो न्यूटन लग रहा है, इसको ट्रांसफर करो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ओरिजिनल बीम। तो कैसे ट्रांसफर करोगे, ऐसे कुछ ट्रांसफर होगा, ऐसे क्या, ये है कैंटिलीवर टाइप का, क्यू पॉइंट पे आ रहा है ना, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट पे एक जो लोड लगेगा, एक जो लोड लगेगा इस टाइप से, ये जो 10 किलो न्यूटन है, देखो ये 10 किलो न्यूटन एक वर्टिकल भी है और एक हॉरिजेंटल भी है। तो वर्टिकल तो क्यू वाला पॉइंट से यहाँ से पास हो रहा है, तो ये 10 किलो न्यूटन मीटर यहाँ से क्यू पॉइंट पे तो आ गया, ये तो डायरेक्ट यहीं से पास नहीं हो रहा था, तो ये वाला आ गया। बच गया कौन सा, देखो ये 10 किलो न्यूटन, यहाँ ट्रांसफर हम कर दिए 10 किलो न्यूटन का, ये वाला जो है 10 किलो न्यूटन का, ये वाला पॉइंट पे ला दिए, ये हो गया आपका पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट। ठीक है, 10 किलो न्यूटन, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलो न्यूटन, समझ, ये लिखा हुआ है 10 किलो न्यूटन, और ये भी है 10 किलो न्यूटन, समझ गए। इसके लिए जब ये आप यहाँ पे ट्रांसफर किए, तो इसके लिए जैसे कि कर रहे थे, देखो याद दिला रहा हूं मैं, ये वाला चीज, इसके लिए एक यहाँ पे कपल जनरेट होगा। कैसे कपल जनरेट होगा, ये जो डिस्टेंस था इसके लिए, ये वाला जो है ये वाला 10 किलो न्यूटन, इसके लिए तुम यहाँ पे ये किए, इसके अपोजिट में लोड लगाए होंगे ये 10 किलो न्यूटन का, तो इसको तुम रहने दिए, ये वाला 10 किलो न्यूटन, और एक हो गया कौन सा, देखो एक ये है और एक इस टाइप से, तो ये घुमाना चाह रहा है कुछ इस टाइप से। तो ये वाला जो कपल बन रहा है, ये जो यहाँ पे कपल फॉर्म हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है, हाफ मीटर का। तो 10 किलो न्यूटन इंटू 0.5, तो आ रहा है 5 kNm का, किलोमीटर मीटर का। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये 5 kNm का वैल्यू आ गया। तो फाइनल में अगर देखें तो ये आपने लोड को ट्रांसफर करके ये वाला चीज बना लिया। तो कुछ जो है ये वाला एक्चुअल में कुछ ऐसा हो गया क्वेश्चन, एक्चुअल में, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, पहले इसको बना लो, आप लिख लो कैसे आके। देखो ये वाला 10 किलो न्यूटन था, इसको ट्रांसफर कर दिया सीधा, ये यही पॉइंट से पास हो रहा था, तो हमको ऊपर लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ से ही आ गया। ये वाला को कन्वर्ट करने के लिए, ये जो 10 किलोमीटर हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल कन्वर्ट किए, इसके लिए हमको इधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस पे था, तो एक 10 किलोमीटर इधर, तो इसके अपोजिट में इधर लगाना पड़ा। तो ये वाला रह गया यहाँ पे लोड, ये 10 किलोमीटर को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और एक ये लोड एक ये लोड, इसके कारण ये ऊपर ये नीचे कितना डिस्टेंस 0.5, तो ये क्लॉकवाइज फॉर्म किया, क्लॉकवाइज फॉर्म किया तो आ गया 10 × 5 0.5, तो 5 किलोमीटर, तो एक मोमेंट। और ये तो फाइनल में आपका जो है कुछ ग्राफ इस टाइप से बन गया, ये वाला फाइनल में आपका कुछ ग्राफ अगर देखे तो 10 किलो न्यूटन, इधर 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पे 5 किलो न्यूटन मीटर, ये आर पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन हो। अब इसके लिए देखो क्या बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, ये क्या पूछा रहा है कि बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम पूछा हुआ है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम पूछा हुआ है ये, समझ। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें याद रख लेना, एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना क्या, कि जब भी किसी भी बीम में अगर डायरेक्ट मूवमेंट लग रहा होता है, जैसे कि अभी तक में लोड ही लग रहा था, कुछ इस टाइप से मूवमेंट नहीं आ रहा था ना, डायरेक्ट मूवमेंट का वैल्यू नहीं आ रहा था, तो इस केस में क्या होगा, उस जगह पे जो होगा ना 10, और यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, 10 और 2 20, 10 × 20, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मोमेंट m लग रहा है जिसका वैल्यू है 5 किलो न्यूटन मीटर, समझ गया, वैसे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया,
अगर क्वेश्चन देखें तो यहीं पे खत्म हो गया। ये वाला वैल्यू और ये यहाँ तक लास्ट में लोड नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जाएगा नहीं, ये वाला जाएगा नहीं, बचेगा ये वाला। क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां भी मोमेंट होगा ना, जहां भी सिंपली सपोर्टेड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, जहां भी मोमेंट लगता है ना, जहां भी मोमेंट लगेगा ना, नॉर्मल बस खाली मोमेंट, ये एक्चुअल वैल्यू 10 किलोमीटर मीटर, 5 किलोमीटर मीटर, उस जगह पे आपका बीएमडी का वैल्यू हो या एसएफटी का वैल्यू हो, वो एब्रप्ट चेंज करेगा। मतलब वहां पे दो वैल्यूज देगा आपको, मतलब दो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। चेंज करने का मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ से जाएगा, फिर यहीं पे इस टाइप से जो है ना डिसकंटिन्यूटी दिखेगा, फिर इसके बाद कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से जाके यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो और ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये वाला जो वैल्यू होता है, जो डिसकंटिन्यूटी वाला होता है, या जो वर्टिकल लाइन दिखेगा, ये होता है जितना उस जगह पे मोमेंट जनरेट हो रहा होता है, जितना मोमेंट लग रहा होता है ना, उतना ही वैल्यू के बराबर होता है ये वाला लाइन। तो देखो इस कॉन्सेप्ट पे अगर चलें तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला वैल्यू यहाँ पे बस एक ही मोमेंट लग रहा है, एक ही मोमेंट यहाँ पे लग रहा है, कितना का, 5 किलोन्यूटन मीटर का। तो ये 25 किलोन्यूटन मीटर है, यहाँ पे 5 किलोन्यूटन मीटर है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है कि जिस भी पॉइंट पे अगर मोमेंट लगता है, उस जगह पे उतना से जो होता है मोमेंट, वो चेंज होता है। मतलब एक तरीका से कुछ राइज या फॉल होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि राइज या फॉल होगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर मीटर है, तो ये वाला आपको जो है 5 kNm कर, ये 25 नहीं होगा। यहाँ पे राइज या फॉल नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे राइज या फॉल क्यों पे नहीं हो रहा है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि मोमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइज एंड फॉल होगा क्यू पॉइंट पे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हट जाए। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ 25 kNm के बराबर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जितना मोमेंट दिया रहेगा उतना से राइज एंड फॉल होगा। समझ गए? तो ये 5 kNm। तो ऐसे करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस वे में बनाना था। और ये बना लिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आपने अभी बना लिया। हाँ, इस क्वेश्चन का भी एक दो क्वेश्चन का डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। इस केस में जब इस टाइप से क्वेश्चन हो कि तब मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट सी, इस पॉइंट पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन मतलब आरसी का वैल्यू निकालना हो, राउंडेड टू डेसिमल प्लेस। जब आरसी का वैल्यू इस पॉइंट पे निकालना हो, और बीच में कुछ हिंज टाइप से दे दिया जाएगा, इंटायर स्पेन में कहीं भी हिंज टाइप से, इस टाइप से, तो उस पॉइंट पे इंटरनल हिंज के पास, ये कॉन्सेप्ट लिख लो, इंटरनल हिंज में जो होता है ना, इंटरनल हिंज जहां पे होता है, उस वाले पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। इंटरनल हिंज में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जहां पे हिंज लगा होता है वहां पे 0, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। जैसे ही बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0 करोगे ना, बस यहां से वैल्यू आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0 करो, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू अगर 0 करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर पर मीटर है, डिस्टेंस कितना है 4, तो सेंटर पे लगेगा कितना, 10 चौक 40, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 20 किलोमीटर के बराबर। 10 इंटू 4 40, 40/2, सॉरी 10 इंटू 4 40 लग जाएगा कहाँ पे, 40 लग जाएगा सेंटर पे। समझ गए? 10 इंटू 4 40 लग जाएगा कितना, सेंटर पे। ये हो जाएगा आपका 40 किलोन्यूटन का वैल्यू पॉइंट लोड में। अगर यूडीएल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में, तो ये हो जाएगा 10/40, सेंटर पे लगेगा। 4 मीटर है तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर इधर। तो यह हो गया 40 किलोन्यूटन पर मीटर, सॉरी 40 किलोन्यूटन में कन्वर्ट हो गया ये यूडीएल से पॉइंट लोड में। बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0 पे अगर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू कितना, यहाँ से आ जाएगा, एक तो हो गया 40, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर, और ये है आरसी, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक 4। समझ लो, यहाँ से यहाँ तक है वैल्यू 4। तो फाइंड आउट करो उसका वैल्यू कितना आ रहा है फाइनल में। पहले तो वो लिख लो कि बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी पे निकाल रहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसे करके। सेम चीज में लिख रहा हूँ, इस पॉइंट के रिगार्डिंग बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे 0 देख रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट, उसको इक्वेट कर दो। तो इधर कर रहे हैं क्योंकि इधर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सी पे निकालना है लोड। तो ये हो जाएगा आरसी इंटू 4। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, इंटरनल हिंज के पास जो होता है ना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। एम इक्वल्स टू 0 एट इंटरनल हिंज, ये कॉन्सेप्ट लिख लो, नहीं होगा पता है। तो यहाँ से हो जाएगा आरसी इंटू 4, डिस्टेंस यहाँ है, ये है कितना, इसको अगर हम निगेटिव में माने, ये ऐसे घुमाना चाह रहा होगा, माइनस हो गया,
और ये 40 किलो न्यूटन जो है ये प्लस में, ये घुमाना चाह रहा है इसके रिगार्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में, ये क्लॉकवाइज प्लस 40 इंटू कितना डिस्टेंस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया -4 RC। तो इधर कर दो, ये 4 RC को इधर लेके चले, या 4 RC इक्वल्स टू 40 दो ना 80 कर लो, ये 80 हो गया यहाँ पे, 4 RC इधर चला गया, तो R@C का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन। सिंपल समझ, 2 डेसिमल प्लेस तक बोला जा रहा है ना, 2 डेसिमल 20.00 करके टाइप करना, तब होगा सही, नहीं तो 20 लिख के चले वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिलेगा एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड, कुछ रिएक्शन कुछ डायग्राम। तो अब फाइनली एक क्वेश्चन ऊपर वाला बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने, हाँ 2 क्वेश्चन ऊपर वाला एक बार ट्राई करना, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 31, 32, 33, 34, 35 आप देख लिया, 36 देख लिया, 37 होमवर्क, 38 हो गया, 39 डायरेक्ट फॉर्मूला, 40 वाला भी कुछ नहीं है, WL²/2, इसका बस खाली लोड ट्रांसफर करना था यूडीएल का जो है ना, ये गेट 2023 इसी साल का क्वेश्चन है, समझ गए, ये गेट 2022 एआर का पेपर का था, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है बस उसको देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग, समझिए इतना काफी है एसएफटी बीएमटी के लिए, वैसे और भी बहुत कराने का तो बहुत कुछ है, बट इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन, समझ गए, फ्लेक्सुरल इक्वेशन या बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, समझ गए, M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू E बाई आर करके, जो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, MI का ईयरफोन, समझ गए, सिग्मा बाई वाई, MI का ईयरफोन सिग्मा बाई वाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे देखेंगे बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन इस पे बनता है, और अक्सर गेट में 4 से 5 बार आई गेस, 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम सिंपल सा, और ये होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, ये होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, तो यही इसी का वैल्यू पूछा जाता है कि डायरेक्ट वैल्यू देकर के बेंडिंग स्ट्रेस बताओ कितना हो, तो डायरेक्ट सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होनी है वो डायरेक्ट फ्लेक्सुरल इक्वेशन और बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, इतना काफी है एसएफडी बीएमडी के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग सेक्शन 4 भी कंप्लीट कर लेना अच्छे से, उसके भी क्विज जारी रहेगा, और मिड में क्विज रहेगा, मतलब बीच बीच में रेगुलर रूप से अपना न्यूमेरिकल वाला रहेगा। ठीक है, कोई डाउट, आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है क्रिटिकल हो, आप जितने भी क्वेश्चन मैंने करा हुआ है इसको आज ही के दिन या कल मॉर्निंग तक में 1-2 बार करके देख लेना कि किसमें क्या कॉन्सेप्ट है, खुद से पहले एक बार देख के बनाना, उसके बाद जो है रख देना, अपने मन से बनाना एक बार, उसके बाद फिर से बना लेना, बस अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और जो डायग्राम 6 ग्राफ दिए हैं बस उसको रिलेट कर करके बनाना, आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, समझ गए। आर्किटेक्चर वाला गेट में जो है अपने को इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और प्रीवियस ईयर वाला अगर लेक्चर देखोगे तो इस टाइप से मैंने बताया हुआ नहीं था, या ये सब क्वेश्चन मैंने पिछले साल नहीं ले पाए थे, समझ, एकदम नॉर्मल नॉर्मल में रह गए थे, और इस बार काफी ज्यादा एडवांस में क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हैं कृष्णा? हेलो। हाँ बोलो कृष्णा। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि एक क्वेश्चन है वो 2022 का क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? 2022 का क्वेश्चन नंबर 14 है सर। एक बार ठीक, मैं अभी निकाल के लिख नहीं पाया क्योंकि मैं डिसकंटिन्यू हो जा रहा था बार बार क्लास से। कौन सा क्वेश्चन बोलो? 2022 का क्वेश्चन हम्म, नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो अभी अपलोडेड है ना इस ऐप पे, उसी में है। 14 2022 का क्वेश्चन, 14। ये वाला क्वेश्चन? नहीं नहीं, वो जो आपने अपलोड किया है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले। अच्छा अच्छा, प्रीवियस ईयर वाला में मेरे हाँ को अभी देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, पीवाई वाला ना 14 क्वेश्चन, उसका स्क्रीन ग्रुप में एक बार भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता हूँ ना सर मैं, वैसे एक बार क्वेश्चन लिख के मैं भेज दूंगा हाँ उसका। ठीक है ठीक। उसमें ना कैटनरी
आर्क और अच्छा अच्छा राउंड अच्छा, आर्क वगैरह याद आ का गया याद आ है गया। सिस्टम, ठीक वो जो सब। है, क्वेश्चन हाँ तो उसको बता दीजिएगा। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हाँ मेनली जो होता है। थ्योरेटिकल ही है। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक बार आया हुआ वो 1991 का क्वेश्चन है, समझ गया? आई गेस बहुत पूरा 90s का क्वेश्चन है, कि पूछा हुआ है कि मोस्ट स्टेबल आर्च कौन सा होता है, समझ गए? तो आपको याद ही रख लेना है। हम लोग जब ऑरोविले अर्थ वर्क में जब वर्कशॉप में गए थे, ऑरोविले पौंडीचेरी उधर, तो मेरा ही वो था, मतलब हम लोग 5 या 6 मिलके बनाए थे। एक केटनरी आर्च होता है, समझ गए? केटनरी आर्च कुछ इस टाइप से बनता है, और इसको माना जाता है कि मोस्ट स्टेबल आर्च इसको माना जाता है, समझ गए? इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बनता है। तो आपको ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल में आपको ध्यान ही रख लेना है कि केटनरी है, बेसिकली वो पाराबोलिक टाइप का आपको दिखेगा, लेकिन वो पाराबोलिक होता एक्चुअल में नहीं है, समझ गए? उसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। बस फिलहाल आप ध्यान रखना कि मोस्ट स्टेबल के केस में आपको ध्यान रखना है किटनरी अर्थ होता है, जो कि इन्वर्टेड यू टाइप का होता है, समझ गए? ये होता है, तो इसी का पार्ट कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से, समझ गए? सर उस क्वेश्चन में यह है कि मतलब शायद ब्रिज पे एक चैन लटका हुआ है, यूडीएल का समथिंग का था वो। नहीं तो अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तुम गेट 2022 का क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक 1991 का क्वेश्चन हाँ मैंने अभी बताया हुआ था, और गेट 2022 का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तुम्हारा जो गोल्डन गेट ब्रिज है ना, जिस टाइप का सस्पेंशन ब्रिज है, उसका जो होता है ना, उसमें आपको बस, वो थ्योरेटिकल है। गोल्डन गेट ब्रिज के लिए सस्पेंशन ब्रिज में जो है ना, वो केटनरी कर्व ही हो, बेसिकली वही वाला कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दिया है, 1991 वाला ही कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दिया है, थोड़ा सा एडवांस वर्ड यूज करके, समझ? कुछ इस टाइप से गोल्डन गेट ब्रिज का जो ये वाला केबल वाला, जो ये सस्पेंशन वाला केबल है ना, इस टाइप से ये वाला जो होता है ना, बेसिकली ये एक तरीका से आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो कर्व बनेगा, ये पाराबोलिक नहीं, वो कैटेनरी करके है ना आंसर। तो जो ये वाला बनता है, वो अ, उसका एक्सप्लेनेशन होगा ना बीके दास सर वाली बुक में, है क्या आपके पास क्वेश्चन बैंक? नहीं, बीके दास नहीं है सर मेरे पास। ये अच्छा जीएस। जी, जी के करके हो, ठीक है, जी सजन वाली बुक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ जीके इसको, पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो बेसिकली ये चलो ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ। बेसिकली ये 1991 का ही कॉन्सेप्ट, केटनरी वाला ही कॉन्सेप्ट को यूज करके है, समझ गए? और उसका जो आंसर है बस देख लो, और उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लो, तब गोल्डन गेट ब्रिज पे ये जाके। सर वो हाँ। बस वो पूछना था, जैसे कि वो जो पैराबोलिक और ये सब कर्व बनते हैं ना सारे लोड हम्म के अकॉर्डिंग, जैसे हम्म। यूडीएल में कौन सा कर्व बनता है, तो सर एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता अच्छा 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 है। लोड के अकॉर्डिंग जो कर्व्स बनते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री तो है ही, उसमें नाम ही होता है हम्म। ना, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक बन रहा है कर्व। अच्छा अच्छा, देन देखो मैं वो ये अभी चीज। क्लियर कर दे रहा हूँ, उसमें क्या कुछ नहीं है। जैसे कि 1 डिग्री जैसे बोले ना, तो समझ जाना कि इंक्लाइन वाला है। 0 डिग्री जैसे ही बोले ना, तो स्ट्रेट लाइन। 0 डिग्री का मतलब होता है आपका स्ट्रेट लाइन, समझ गए? 0 डिग्री का मतलब देखो, यहाँ से यहीं आपको पता चलेगा। 0 डिग्री मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा। 1 डिग्री का मतलब होता है इनक्लाइन, इनक्लाइन लाइन होगा कुछ इस टाइप से, समझ? और 2 डिग्री का मतलब जो हो जाता है, 2 डिग्री का मतलब एक तरीका से हो जाता है पाराबोलिक टाइप से, मतलब कुछ सेमी सर्कुलर टाइप का, या इस टाइप से बनेगा। और 3 डिग्री मतलब क्या हो जाता है, हाइपरबोलिक या पाराबोलिक। इसका मतलब ये थोड़ा सा और श्रिंक होने लगता है, समझ गए? ग्राफ रहता है कुछ इस टाइप से ही, ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से ही, बट ये थोड़ा सा और ज्यादा श्रिंक होने लगता है, समझ गए? कुछ इस टाइप से, या कुछ अब्रप्ट को करके कुछ इस टाइप से, तो उसमें जो है ना कर्व वाला चीज है। ठीक है, मैं इसको, मेरे पास तो इसका ये है नहीं, बट फिर भी मैं रिसर्च करके और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? और कोई डाउट? नो सर बस यही था। चलिए, थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन बस क्वेश्चन बैंक के थ्रू ही चले जाओ। बाकी जो क्वेश्चन इसमें होगा, वो चीज करने का कोशिश कीजिए। बाकी हम भी देखते हैं उसमें क्या है, और अगर एक्स्ट्रा मेरे को कुछ मिलता है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है दीपांशु, सोहेल, आकांक्षिता, कोई और भी डाउट? नहीं ना? चलिए, तो रेडी रहिए नेक्स्ट क्लास फ्लेक्सुरल इक्वेशन के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट।